हाय एवरीवन, और इस चैप्टर के अंदर हम सीखने वाले हैं ऑब्जेक्ट लिटरल्स के बारे में। अब अभी तक हमने कलेक्शन की टर्म्स में जावास्क्रिप्ट के अंदर एरेज को पढ़ा है। एरेज क्या करते हैं? एरेज हमारे बहुत सारे जो डेटा होते हैं, हमारे बहुत सारे जो एलिमेंट्स आइटम्स होते हैं, उनको एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेते हैं, जिस वेरिएबल को हम अपना एरे कह देते हैं। ऐसे ही जावास्क्रिप्ट के अंदर एक और कलेक्शन होता है जिसको हम डेटा स्ट्रक्चर ही कहते हैं, जिनका नाम होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट लिटरल्स। अब ये क्या होते हैं? जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट लिटरल्स होते हैं। अब एक तो यहाँ पर छोटा सा नोट कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिटरल्स और ऑब्जेक्ट्स में थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस होता है। जैसे अगर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी एरे बनाते हैं, लेट्स सपोज मैंने एक एरे बनाया ARR, अभी एक एम्प्टी एरे है। अगर हम टाइप ऑफ दिस एरे चेक करें, यानी हमने लिखा टाइप ऑफ एरे, तो हमारे पास प्रिंट होकर आता है ऑब्जेक्ट। और यहां पर हम बात कर रहे होंगे इस चैप्टर के अंदर ऑब्जेक्ट लिटरल्स के बारे में। तो ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में बहुत ब्रॉड टर्म है, मतलब ऑब्जेक्ट टर्म का जो यूजेज है वो अलग अलग सिनेरियोज में आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग सेंस में होते हुए दिखेगा। जबकि ऑब्जेक्ट लिटरल का मतलब होता है खुद से एक ऑब्जेक्ट टाइप के कलेक्शन को, एक ऑब्जेक्ट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट करना। अब ऑब्जेक्ट लिटरल्स की अगर बात करें तो दे आर यूज्ड टू स्टोर कीड कलेक्शंस एंड कॉम्प्लेक्स एंटिटीज। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टर्म लग रहा होगा, पर उसमें इसको धीरे धीरे ब्रेक डाउन करेंगे। बेसिकली ऑब्जेक्ट्स के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी स्टोर होती हैं। प्रॉपर्टी कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे की और वैल्यू के पेयर स्टोर होंगे। जैसे हम किसी भी स्टूडेंट की बात करते हैं तो स्टूडेंट के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। लेट्स सपोज स्टूडेंट के पास एक इंफॉर्मेशन है कि उस स्टूडेंट का जो नाम है, उसके पास कुछ गिवन नेम है, उसकी कोई वैल्यू होगी। लेट्स सपोज हमारा जो स्टूडेंट है उसका नाम है श्रद्धा। अगर हम बात करें तो स्टूडेंट के पास एक और प्रॉपर्टी हो सकती है कि स्टूडेंट की कोई एज हो सकती है। तो स्टूडेंट की एज जो भी है उसके साथ एसोसिएटेड भी कुछ वैल्यू होगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स के कुछ मार्क्स हो सकते हैं, तो मार्क्स भी अपने आप में एक प्रॉपर्टी है, तो मार्क्स से एसोसिएटेड एक वैल्यू होगी। तो ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं, जैसे नेम हो गया, जैसे एज हो गया, जैसे मार्क्स हो गए, इनको हम कहते हैं हमारी ऑब्जेक्ट की की, यानी कोई भी प्रॉपर्टी है उसकी की हम इन्हें कहते हैं। और ये जो वैल्यूज होती हैं, जैसे श्रद्धा हो गया, 23 हो गया, 94.4 हो गया, इन सबको हम कहते हैं वैल्यू। तो यहां पर ये जो नेम और श्रद्धा का कॉम्बिनेशन है, इसको हम कहेंगे अपनी प्रॉपर्टी 1। ये जो एज और 23 का कॉम्बिनेशन है, इसको हम कहेंगे अपनी प्रॉपर्टी 2। ये जो मार्क्स और 94.4 का कॉम्बिनेशन है, इसको हम कहेंगे अपनी प्रॉपर्टी 3। तो कह सकते हैं कि एक स्टूडेंट के पास 3 मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं। ये पहली प्रॉपर्टी है जिसके अंदर नेम हमारी की है। की बेसिकली, की का मतलब होता है एक चाबी। तो बेसिकली प्रॉपर्टी को खोलने के लिए हम इस चाबी को यूज करेंगे, प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए हम इस चाबी को यूज करेंगे। तो नाम की क्या वैल्यू है? वैल्यू है श्रद्धा। एज की क्या वैल्यू है? वैल्यू है 23। मार्क्स की क्या वैल्यू है? वैल्यू है 94.4। तो इस तरीके से जब बहुत सारी हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उनका अगर हम कलेक्शन बना दें तो उस कलेक्शन को हम ऑब्जेक्ट्स कह देते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टूडेंट होगा, कलेक्शन जो बन जाएगा इन सारी प्रॉपर्टीज का, इस स्टूडेंट को हम क्या कहेंगे? इस स्टूडेंट को हम अपनी ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो एक ऑब्जेक्ट होती है, उसके अंदर बहुत सारी की वैल्यू पेयर्स होते हैं और उन की वैल्यू पेयर्स को हम अपनी प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो उन प्रॉपर्टीज का कलेक्शन कहलाता है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि ऑब्जेक्ट लिटरल्स आर यूज्ड टू स्टोर कीड कलेक्शंस, यानी ऐसे कलेक्शंस को स्टोर करते हैं जिनके अंदर की होती है, कोई की होती है, कोई वैल्यू होती है, एंड कॉम्प्लेक्स एंटिटीज। तो हम कई सारी कॉम्प्लेक्स एंटिटीज को इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। जैसे एरे का हमें पता है कि एरे के अंदर क्या होता है, सिंपल हमारे जितने भी नॉर्मल एक लीनियर सीक्वेंस के अंदर हम जितना डेटा स्टोर करवा सकते हैं, सिंपल डेटा, उसको हम उसके अंदर स्टोर करवाते हैं। पर जब भी हमारे पास जावास्क्रिप्ट में कॉम्प्लेक्स डेटा आता है, उसको भी एरे के अंदर स्टोर कराया जा सकता है, पर हम उसको एरे के अंदर जनरल केसेस में स्टोर नहीं करवाते। हम ऑब्जेक्ट लिटरल्स को प्रेफर करते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा को स्टोर करवाने के लिए। अब एक बार सिंटैक्स देखते हैं कि ऑब्जेक्ट लिटरल्स को हम क्रिएट कैसे करते हैं। यहां पर हमने क्या किया है, 2 ऑब्जेक्ट लिटरल्स को क्रिएट किया है। पहले स्टूडेंट वाले एग्जांपल को देखते हैं। हमने यहां पर कॉन्स्ट कीवर्ड यूज किया है, हम चाहे तो लेट कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो कॉन्स्ट, लेट, कोई भी कीवर्ड हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने अपने ऑब्जेक्ट लिटरल का नाम लिखा है। तो ये हमारे वेरिएबल का नाम है जो है स्टूडेंट। अब वेरिएबल इज इक्वल टू हमने लिखा है, और जब भी ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं तो ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज को हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। तो इक्वल टू, जैसे अगर हम नॉर्मली लिखते तो हम लिख सकते थे लेट, या कॉन्स्ट ही लिख लेते हैं फॉर क्लैरिटी। जैसे मुझे कांस्टेंट a बनाना था तो मैं लिख सकती थी कॉन्स्ट a इज इक्वल टू 10। अब इसमें कॉन्स्ट हमने सेम रखा है, वेरिएबल का नाम यहाँ पर आ गया है, इक्वल टू यहाँ पर आ गया है, और ये सारा का सारा जो पार्ट है ये हमारा ऑब्जेक्ट की वैल्यू है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर कई सारे प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर्स हैं। हम सबसे पहले अपनी की लिखते हैं, यानी ये मेरी प्रॉपर्टी 1 है, दिस इज माई प्रॉपर्टी 1।
इसके अंदर सबसे पहले हम की लिखते हैं, फिर लिखते हैं कोलन एंड उसके बाद की वैल्यू। अगर हमारे पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं तो उन सबको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं एंड लास्ट में हम अपने ऑब्जेक्ट की वैल्यू को क्लोज करते हैं विद अ सेमीकोलन, जस्ट लाइक हम नॉर्मल वेरिएबल पर करते हैं। तो ऐसे ही अगर हमें की वैल्यू पेयर्स को लिखना होता है तो पहले हम की लिखते हैं, फिर वहाँ कोलन लगाते हैं, फिर अपनी वैल्यू लिखते हैं। मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स के लिए हम इस तरीके से, सेमीकोलन नहीं कॉमा आ जाएगा, इस तरीके से अपने की वैल्यू पेयर्स को डिफाइन करते हैं। तो एक क्या करेंगे, अब जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट नाम के इस फोल्डर के अंदर 2 फाइल्स बनाई हुई हैं, index.html एंड app.js। index.html को अभी के लिए हटा देते हैं, app.js से शुरुआत करते हैं। अगर यहाँ पर हमें अपनी एक ऑब्जेक्ट लिटरल क्रिएट करना है तो उसके लिए हम लिख सकते हैं लेट स्टूडेंट इज इक्वल टू एंड उसके बाद हमारे कर्ली ब्रेसेस के अंदर की वैल्यू पेयर्स लिखेंगे। स्टूडेंट के लिए जो नेम है दैट इज इक्वल टू श्रद्धा, जो एज है दैट कैन बी इक्वल टू 23 एंड जो मार्क्स है दैट कैन बी इक्वल टू 94.4। इतनी इंफॉर्मेशन हमने स्टोर करवा दी। अब कर लेते हैं, क्रोम के अंदर खोलते हैं इसे एंड हम प्रिंट करवाएंगे स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट को जैसे ही प्रिंट करवाएंगे तो उसके लिए सारा का सारा डेटा हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा और यहाँ हमें दिख जाएगा कि की क्या है, की है एज, इसकी वैल्यू है 23, मार्क्स है हमारी की वैल्यू है 94.4, नेम है की एंड श्रद्धा है उसकी वैल्यू। अब एक चीज आपने नोटिस की होगी कि अगर हम एरे बनाते हैं तो एरे के अंदर जो चीज हम पहले ऐड करते हैं वो हमेशा पहली प्रिंट होती है। जैसे अगर हम यहाँ पर एक लेट student2 नाम का एरे बनाएं तो इसके अंदर भी सेम वैल्यूज को हम स्टोर करवा सकते हैं। यहाँ हम स्टोर करवा सकते हैं श्रद्धा, यहाँ हम स्टोर करवा सकते हैं एज एंड यहाँ हम स्टोर करवा सकते हैं 94.4। मतलब सेम डेटा को एरे के अंदर भी स्टोर कराया जा सकता है कुछ इस तरीके से, ऑब्जेक्ट के अंदर भी स्टोर कराया जा सकता है। पर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ऑब्जेक्ट के अंदर क्लैरिटी ज्यादा होगी कि कौन सी चीज क्या है। जैसे यहाँ पर पता चल रहा है ये जो श्रद्धा है ये नेम है, ये सरनेम भी हो सकता था। जैसे ये जो 23 है ये एज है, ये मार्क्स भी हो सकते थे। ये जो 94.4 है ये मार्क्स हैं। पर जबकि हम एरे के अंदर स्टोर करवाएंगे तो उस तरीके की क्लैरिटी जनरली इन्फॉर्मेशन के अंदर हमें नहीं मिलती, हम सिर्फ वैल्यूज को स्टोर करवा पाते हैं। अब इसको अगर रिफ्रेश करें तो यही चीज हमें देखने को मिलेगी कि अगर हम student2 को प्रिंट करवाएं तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, उस केस में सीक्वेंस सेम है, पहले श्रद्धा ही आएगा, फिर 23 आएगा, फिर 94.4 ही आएगा। जो चीज़ हमने पहले ऐड की वो उसी इंडेक्स पर मिलेगी, जो चीज़ बाद में ऐड की वो उसी इंडेक्स पर मिलेगी। पर अगर हम यहाँ पर स्टूडेंट को एंटर करवाएं तो उस केस में हर बार ऑर्डर चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एज पहले आ गई, एज इज इक्वल टू 23, मार्क्स पहले लिख कर आ गए, नेम बाद में आ गया। तो इस तरीके से जो हमारी ऑब्जेक्ट होती है उसके अंदर कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता। ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी चीज़ पहले आ सकती है, कोई भी चीज़ बाद में आ सकती है। बस ये है कि की वैल्यू का पेयर हमेशा साथ में रहता है, कि हमें पता होता है इस की के साथ हमेशा यही वैल्यू जुड़कर आ रही होगी, कोई और वैल्यू जुड़कर नहीं आएगी। तो उसकी वजह से जब भी हमें ऑब्जेक्ट का डेटा एक्सेस करना होता है हम उसके लिए कीज को यूज करते हैं। इसके साथ में जनरली जो हमारी ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनको हम कॉन्स्ट कीवर्ड यानी कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। अब इसे अगर रिफ्रेश करें तो अब अपने स्टूडेंट को अगर हम प्रिंट करवाएं तो उसकी वैल्यू वैसे ही सेम आएगी, पर अब ये जो स्टूडेंट नाम का वेरिएबल है जो हमारा ऑब्जेक्ट लिटरल था ये अब एक कांस्टेंट बन गया। अब ऑब्जेक्ट लिटरल्स कांस्टेंट उसी तरीके से बनते हैं जैसे हमारे एरेज कांस्टेंट बनते थे। एरेज के अंदर हमने एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था रेफरेंस का। रेफरेंस क्या कहता है? रेफरेंस कहता है कि हमारे जो एरे का नाम होता है वो एक्चुअली उसके मेमोरी का एड्रेस स्टोर कराता है। तो रेफरेंस का मतलब होता है मेमोरी एड्रेस। इसीलिए अगर हम एक एरे को कांस्टेंट बनाते हैं तो हम उसका मेमोरी के अंदर जाकर एड्रेस चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसकी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। एरे के जो अंदर एलिमेंट्स है उनको चेंज कर सकते हैं। वैसा ही कुछ सिमिलर केस ऑब्जेक्ट लिटरल्स में होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसी फिक्स्ड मेमोरी स्पेस में जाकर क्रिएट हुई है। अब अगर हमने इसे कांस्टेंट बना दिया तो इसका मतलब है कि जहां पर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुई है, जहां पर इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस जो स्टोर्ड है इस वेरिएबल के अंदर वो कभी चेंज नहीं होगा। पर हाँ, इसके अंदर हम की वैल्यू पेयर्स को चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। पर स्टूडेंट के अंदर जो रेफरेंस स्टोर्ड है, स्टूडेंट एक्चुअली एक रेफरेंस है जो एड्रेस स्टोर करता है, तो इस स्टूडेंट का रेफरेंस यानी इसका एड्रेस जो ये स्टोर करा रहा है वो चेंज नहीं हो सकता। बाकी सारी चीजें इसके अंदर हम चाहे तो कल को नेम को भी चेंज कर सकते हैं, हम चाहे तो एज को भी चेंज कर सकते हैं, हम चाहे तो मार्क्स को भी चेंज कर सकते हैं और कुछ नई वैल्यू भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यही रीजन है कि हमने इसे कांस्टेंट बना दिया है पहले ही। तो ऑब्जेक्ट्स को जनरली हम कांस्टेंट बनाएंगे, क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा अगर कोई बड़ा सा प्रोग्राम हो तो उसमें गलती से किसी ऑब्जेक्ट को नल डिफाइन कर दे या उसकी वैल्यू को किसी और ऑब्जेक्ट की वैल्यू से स्वैप कर दे। अगर हमें वैसा करना होता है तो उनके लिए हम उनको नॉर्मल वेरिएबल्स बनाते हैं यूजिंग लेट कीवर्ड। पर जनरली हम ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को यानी उसके रेफरेंस को चेंज नहीं करते, वैल्यूज को इंटरनली एलिमेंट्स को प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं। तो इसीलिए हम उन्हें कांस्टेंट कीवर्ड से डिफाइन करते हैं। ऐसे ही हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया है। ये ऑब्जेक्ट क्या करता है? दिल्ली की लोकेशन स्टोर करता है। तो हमने इसे लिखा है लेट दिल्ली
इज इक्वल टू, इसको करली ब्रेसेस से हमने लिखा है, और उसके अंदर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, दो हमने की बनाई है, लैटिट्यूड की एंड लॉन्गिट्यूड की, और फिर लैटिट्यूड की वैल्यू स्टोर करा ली है, लॉन्गिट्यूड की वैल्यू स्टोर करवा ली है। तो कुछ इस तरीके से हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम क्रिएट कर सकते हैं। हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम कोई कांस्टेंट आइटम नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। आइटम इज इक्वल टू, हर जो आइटम होगा, आइटम इज बेसिकली हम किसी शॉप में गए और वहां पर कोई कुछ सेल कर रहा है, तो उस चीज को खरीदने के लिए उसके साथ कई सारी प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड होंगी। लेट्स सपोज उसके साथ कुछ प्राइस एसोसिएटेड है, तो 100.99 रुपीज़ का वो आइटम हमें मिल रहा है। क्या उस पर कोई डिस्काउंट है? लेट्स सपोज हमारा डिस्काउंट है कि 50 रुपीज़ का डिस्काउंट है। एंड इसके साथ कौन कौन से कलर्स में वो अवेलेबल है, तो कलर्स की टर्म में हम लिख सकते हैं कि ये जो आइटम है ये रेड कलर में अवेलेबल है और हमारा पिंक कलर में अवेलेबल है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक आइटम नाम का हमने ऑब्जेक्ट लिटरल क्रिएट कर दिया, जिसके अंदर एक की है प्राइस, उसकी वैल्यू है ये, एक की है डिस्काउंट, उसकी वैल्यू है ये, और एक की है कलर्स और उसकी वैल्यू में हमने एक एरे को स्टोर करा दिया। तो ये भी करना पॉसिबल है। तो इसीलिए जितने भी हमने डेटा स्ट्रक्चर सीखे अभी तक, इंक्लूडिंग हमारे जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे स्ट्रिंग हो गया, जैसे नंबर हो गया, जैसे बूलियन हो गया, उन सब को तो हम स्टोर करा ही सकते हैं। साथ के साथ हम एरेज को भी यहाँ पर स्टोर करा सकते हैं। यानी एक ऑब्जेक्ट के अंदर एरेज को स्टोर कराना पॉसिबल है कुछ इस तरीके से। तो हमने कलर्स नाम की की बनाई है, इक्वल टू हटा देते हैं यहाँ से। कलर्स नाम की हमने की बनाई है जिसके अंदर रेड और पिंक दो कलर स्टोर है। तो जब हम इस की को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू एक एरे रिटर्न होकर आएगा। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट के अंदर भी मल्टीपल वैल्यूज एक सिंगल की के अंदर स्टोर कराना पॉसिबल है। नेक्स्ट हमें एक टास्क मिला है टू क्रिएट अ थ्रेड और अ ट्विटर पोस्ट, यानी हमें क्रिएट करना है एक ऑब्जेक्ट लिटरल फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ थ्रेड और ट्विटर पोस्ट विच इंक्लूड्स, यानी आपने थ्रेड्स यूज किए होंगे या आपने ट्विटर यूज किया होगा, तो जनरली जो भी पोस्ट होता है उसके कई सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। तो पोस्ट क्या होगा, हम अज्यूम कर रहे हैं कि पोस्ट जो लेट्स सपोज ट्विटर के ऊपर या थ्रेड्स के ऊपर एक पोस्ट आया है, उसके अंदर मल्टीपल आइटम्स अवेलेबल हैं। क्या क्या आइटम्स अवेलेबल हैं, उस पोस्ट का कुछ यूजर नेम होगा, किसने उस पोस्ट को पोस्ट किया है, बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी कंटेंट पोस्ट हुआ है वो कौन से यूजर नेम, कौन से यूजर हैंडल से पोस्ट हुआ है, क्या कंटेंट है उस पोस्ट के अंदर, कितने लाइक्स आए हैं उस पोस्ट के ऊपर, कितने लोगों ने रीपोस्ट किया है उस पोस्ट को, और कौन कौन से अकाउंट उस पोस्ट के अंदर टैग्ड है। ये सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हुए हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है। और जनरली जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे आप कोई भी वेबसाइट ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, आप इंस्टाग्राम ले लीजिए, कोई और भी वेबसाइट ले लीजिए, उसमें बहुत सारा जो डेटा होता है, इस तरीके का कॉम्प्लेक्स डेटा, वो सारे के सारे जनरली हमारे ऑब्जेक्ट लिटरल की फॉर्म में ही स्टोर होता है। तो इसीलिए काफ़ी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। हो सकता है कि इंस्टाग्राम के डेटाबेस में या थ्रेड्स के या ट्विटर के डेटाबेस में कुछ इसी तरीके का ऑब्जेक्ट जो है वो इंटरनली क्रिएट हुआ होगा, पर ऑब्वियसली वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा वो बहुत सारी लाइनों का होगा, मतलब 50, 100, 150 लाइनों का ऑब्जेक्ट हो सकता है वहाँ पर, क्योंकि एक सिंगल पोस्ट के लिए कई सारा डिफरेंट डेटा है जो इंटरनली डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। पर यहाँ पर हमने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया, उसका बहुत छोटा सा पार्ट लिया है, तो इसको हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे कांस्टेंट, इसको हम कह देते हैं पोस्ट। पोस्ट के अंदर कई सारी हमारे पास प्रॉपर्टीज होंगी। सबसे पहले तो लेट्स सपोज कोई यूजर नेम है जिसने उसे पोस्ट किया है, तो यूजर नेम के लिए वैल्यू मैं अपनी रख देती हूँ @ से आई स्टार्ट, श्रद्धा खापरा इज द अकाउंट जिसने इस पोस्ट को पोस्ट किया है। अब उसके बाद हम कंटेंट लिख सकते हैं। कंटेंट में लेट्स सपोज पोस्ट का जो कंटेंट है वो एक स्ट्रिंग टाइप का है, दिस इज माय हैशटैग फर्स्ट पोस्ट, एंड इस तरीके का कंटेंट है पोस्ट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमें लिखनी है द नंबर ऑफ लाइक्स। तो लाइक्स हम एक अलग से की बना सकते हैं। लेट्स सपोज इसके ऊपर 150 लाइक्स आए हैं। उसके बाद हम रीपोस्ट लिख सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 5 रीपोस्ट आए हैं। उसके बाद हम लिख सकते हैं टैग्स कि किन किन लोगों को इस पोस्ट के अंदर टैग किया गया है। अब लेट्स सपोज मल्टीपल अकाउंट्स को अगर पोस्ट के अंदर टैग किया है तो उसके लिए हम एक एरे क्रिएट कर सकते हैं कि मल्टीपल अकाउंट्स को टैग किया है। तो उसमें पहला अकाउंट हो सकता है अपना कॉलेज, इस तरीके से एक दूसरा अकाउंट हो सकता है लेट्स सपोज डेल्टा एंड सेव। तो ये हमने एक पोस्ट बना लिया जिसके अंदर ये सारा डेटा एक सिंगल ट्विटर या एक सिंगल थ्रेड्स पोस्ट के लिए इंक्लूडेड होगा। अब हम चाहें तो इस पोस्ट को प्रिंट भी करवा सकते हैं, तो पोस्ट के लिए बहुत सारा डेटा है जो हमारे पास आ जाएगा। एंड जनरली आप वेबसाइट्स को इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो वहां पर भी इसी तरीके के ऑब्जेक्ट्स जो हैं जो आपको दिख जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि अगर हमने एक बार अपनी ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा को स्टोर करा दिया तो फिर उस डेटा को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं। यानी एक ऑब्जेक्ट को हमने क्रिएट तो कर लिया पर उसकी वैल्यूज को एक्सेस
डिस्कस कैसे करें, हाउ टू गेट आर वैल्यूज। तो लेट्स सपोज हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, लेट स्टूडेंट इज इक्वल टू, नेम में हमने श्रद्धा स्टोर करा है, मार्क्स में हमने 94.4 स्टोर करा है, और हमें स्टूडेंट का नेम प्रिंट करवाना है। तो जनरली किसी भी वेरिएबल को प्रिंट करवाने के लिए हम सिंपली उसका नाम लिख देते हैं। तो अगर हम स्टूडेंट को प्रिंट करवा देते हैं तो क्या होगा, पूरा का पूरा स्टूडेंट प्रिंट हो जाएगा, पर हमें किसी पर्टिकुलर की वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए दो तरीके के सिंटैक्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। या तो हम सिंपली लिख सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट का नाम, तो इस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं और फिर उसमें बना सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में जनरली हम इंडेक्स लिखते हैं, पर एक ऑब्जेक्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं कोट्स के अंदर अपने की का नाम। तो जो भी हमारी की होगी उसको हम कोट्स के या सिंगल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उस की पर्टिकुलर वैल्यू हमारे लिए प्रिंट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हमने जो ऑब्जेक्ट है उसको प्रिंट करवाया है, हमने पोस्ट नाम की ये जो ऑब्जेक्ट है इसको प्रिंट करवाया था। अब हम चाहते हैं पोस्ट के अंदर जो कंटेंट है इसको हम प्रिंट करवाएं। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं पोस्ट एंड उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके अंदर हम लिख सकते हैं कंटेंट एज माय की, क्योंकि मेरी की का नाम क्या है, मेरी की का नाम है कंटेंट। तो उससे क्या होगा, जो मेरा कंटेंट था वो प्रिंट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हमें नंबर ऑफ लाइक्स प्रिंट करवाने हैं तो हमें लाइक्स यहाँ पर भेजना पड़ेगा, तो 150 प्रिंट हो जाएगा। तो ये लाइक्स एक स्ट्रिंग नहीं है, ये लाइक्स एक्चुअली हमारी एक की है जिसको हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में अंदर की तरफ भेजना होता है। अब इसके अलावा एक और बेटर तरीका होता है, वो होता है यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। हम क्या करते हैं, हमारा जो भी ऑब्जेक्ट का नाम है, ऑब्जेक्ट लिटरल का नाम, उसको लिखते हैं और फिर हम लिखते हैं डॉट, फिर हम लिखते हैं अपनी की का नाम। लेट्स सपोज हमें अपने कंटेंट को प्रिंट करवाना है, तो हम सिंपली लिखेंगे कंटेंट। इस बार हमें कोट्स में देने की जरूरत नहीं है, हम लिखेंगे पोस्ट डॉट कॉन्टेंट। तो उससे क्या होगा, हमारा कॉन्टेंट प्रिंट हो जाएगा। अगर हम इसे कोट्स के साथ लिखेंगे, लेट्स सपोज हमने ऐसे लिखा, तो उससे क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिंग, यानी यहाँ पर एक स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड नहीं थी, हमें सिंपली अपनी की का नाम लिखना था। जबकि यहाँ पर अगर हम कंटेंट लिखेंगे, यहाँ पर अगर हम स्ट्रिंग को हटा देंगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जावास्क्रिप्ट कह रहा है कंटेंट इज नॉट डिफाइंड, यानी एक कंटेंट को एक वेरिएबल की तरह अज्यूम कर रहा है जिसके अंदर कोई स्ट्रिंग वैल्यू होगी जो हमें क्या देगी, हमें हमारी की वैल्यू दे रही होगी। तो अलग अलग सिंटैक्स को कंफ्यूज नहीं करना। तो जब भी हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं तो उसके अंदर हम अपना जो भी ये स्ट्रिंग्स होती हैं इन्हें यूज करते हैं, और नॉर्मल जो सिंटैक्स होता है डॉट ऑपरेटर वाला, उसके लिए सिंपली हम अपनी की का नाम लिखते हैं। तो दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, पर ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हम डॉट ऑपरेटर को यूज करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा ईजी सिंटैक्स है हमारी वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए। उसी तरीके से हम और वैल्यूज़ भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे लेट्स सपोज पोस्ट्स डॉट रीपोस्ट हमें प्रिंट करवाना है, तो दैट इज इक्वल टू 5। यूज़र नेम अगर प्रिंट करवाना है तो यूज़र नेम हमारे पास हो जाएगा ये वाला यूज़र नेम। अगर हमें टैग्स प्रिंट करवाने किसी भी पोस्ट के, तो हम लिख सकते हैं डॉट टैग्स, तो ये टैग्स में सारा का सारा एरे हमारे पास आ गया। एंड अगर हमें 0th वाला टैग प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टैग्स ऑफ 0। तो इससे क्या होगा, सिर्फ ये 0th वाले इंडेक्स पर जो भी वैल्यू है ये हमारे पास यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाएगी। अब मैक्सिमम केसेस में तो हम डॉट ऑपरेटर को यूज करते हैं वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए, पर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर हमारे जो स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये हमारे फायदेमंद हो जाते हैं। जैसे अगर हम रिफ्रेश करें, लेट्स सपोज हमने जो पोस्ट ऑब्जेक्ट बनाई है वो कुछ ऐसी दिखती है, और हम एक वेरिएबल बनाते हैं लेट प्रॉपर्टी इज इक्वल टू, हम चाहते हैं कि हम रीपोस्ट को काउंट करें, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं रीपोस्ट। तो हमने एक प्रॉपर्टी नाम का वेरिएबल बना लिया। अब हम चाहें तो पोस्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हम प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, इसे हमें रीपोस्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे तो पोस्ट के अंदर ये जो हमारी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें सिंपली वो जो वेरिएबल था उसे लिखना पड़ा। पर यही सेम चीज़ हम डॉट ऑपरेटर के साथ नहीं लिख सकते। मतलब अगर मैंने लिखा पोस्ट डॉट PROP, तो उस केस में पता ही नहीं चलेगा जावास्क्रिप्ट को कि हम क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह से अनडिफाइंड आएगा। तो यहाँ पर जब भी हम डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं हम वेरिएबल्स को यूज़ नहीं कर सकते। तो कोई भी ऐसा केस आता है अगर कि हमें वेरिएबल्स को यूज़ करना पड़ता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ कर रहे होंगे। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट की एक खास प्रॉपर्टी की, कि जावास्क्रिप्ट क्या करता है, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स ऑब्जेक्ट कीज टू स्ट्रिंग। यानी जब भी हम अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ करते हैं किसी भी की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, तो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली सारी की सारी जो ऑब्जेक्ट की कीज़ होती हैं उनको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अगर हम किसी भी नंबर को एज अ की यूज़ करते हैं तो उसे भी जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली एक स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स सपोज हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाई, यहाँ पर इसे कर देते हैं कॉमेंट आउट, और एक नॉर्मल कोई भी रैंडम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसे कह देते हैं OBJ। ये हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट है,
मैं काफ़ी रैंडम नाम देने वाली हूँ। लेट्स सपोज हमने पहली प्रॉपर्टी जो है इसको हमने लिखा, की को हमने लिखा 1 और इसे हमने वैल्यू दे दी a। उसके बाद हमने दूसरी प्रॉपर्टी बनाई, इसके लिए की है 2 और इसको हमने वैल्यू दे दी b। एंड हमने तीसरी प्रॉपर्टी बनाई ट्रू, जबकि ट्रू एक कीवर्ड होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, और इसको हमने वैल्यू दे दी c। एंड हमने एक चौथी प्रॉपर्टी बनाई नल एंड इसे हमने वैल्यू दे दी d। एंड उसी तरीके से हमने एक पांचवी प्रॉपर्टी बनाई अनडिफाइंड एंड इसे हमने वैल्यू दे दी e। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने एक रैंडम ऑब्जेक्ट बनाई है जिसके अंदर प्रॉपर्टी का जो की है वो 1 है, 2 है, ट्रू है, नल है, अनडिफाइंड है। ट्रू, नल एंड ये अनडिफाइंड, ये तीनों कीवर्ड्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, और 1 और 2 तो नंबर्स हैं। तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इन सारी कीज को स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट कर देगा। यानी जब हम रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पर इफ वी वांट टू प्रिंट कि हमारी ऑब्जेक्ट क्या थी, तो उसके लिए इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। और जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है, जावास्क्रिप्ट इस नल को जावास्क्रिप्ट वाले नल की तरह नहीं पढ़ रहा है, इसको एक स्ट्रिंग की तरह पढ़ रहा है। यानी इसको ऐसी स्ट्रिंग नल की तरह पढ़ रहा है, ना कि इस नल वेरिएबल की तरह या डेटा टाइप की तरह या कीवर्ड की तरह। तो ये जो नल है ये एक कीवर्ड है, ये जो नल है ये एक स्ट्रिंग है। तो जावास्क्रिप्ट इन सबको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है। तो अब अगर हमें ऑब्जेक्ट की कोई भी की यूज करनी है, तो लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 1 और हम करेंगे एंटर, तो उससे क्या होगा, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर इस 1 को एज एन इंडेक्स यूज कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो 1 है पहले ऑटोमेटिकली जाकर एक स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हुआ है और फिर उस 1 स्ट्रिंग से हमने इस 1 स्ट्रिंग को मैच किया है। तो ये जो 1 है ये एक नंबर नहीं है, यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया ऑटोमेटिकली। और यहाँ पर भी जब हम 1 लिखते हैं वो 1 नंबर नहीं है, कोई इंडेक्स नहीं है। यहाँ पर ये जो 1 है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता है पहले, और फिर स्ट्रिंग से ही की को मैच किया जाता है। तो इसीलिए कोई अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछता है कि ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दी, ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मैंने 1 लिख दिया तो क्या ऑब्जेक्ट के अंदर इंडेक्स ले पाना भी पॉसिबल है, तो ये इंडेक्स नहीं है, ये नंबर भी नहीं है। इसको जावास्क्रिप्ट ने पहले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट किया है। उसी तरीके से हम चाहे तो ऑब्जेक्ट ऑफ 2 भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो 2 है अंदर जो लिखी गई है, हमने तो 2 लिखा है पर जावास्क्रिप्ट ने ऑटोमेटिकली पहले से स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है, फिर इस वाली स्ट्रिंग 2 से मैच किया है, उसके बाद हमें b को प्रिंट करवा के दिया है। उसी तरीके से हम चाहें तो ऑब्जेक्ट ऑफ यहाँ पर नल भी प्रिंट करवा सकते हैं। एंटर करेंगे तो इस नल को भी जावास्क्रिप्ट ने नल की तरह नहीं लिया। जो भी चीज़ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाती है अगर वो स्ट्रिंग नहीं है तो जावास्क्रिप्ट पहले उसे ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो इस नल को भी पहले स्ट्रिंग से कन्वर्ट किया है, फिर वो स्ट्रिंग के साथ मैच हुआ है और फिर वैल्यू प्रिंट हुई है। यहीं पर हम चाहते तो ट्रू भी प्रिंट कर सकते थे, तो उसके लिए सी प्रिंट होगा, एंड हम चाहते तो अनडिफाइंड भी प्रिंट कर सकते थे, तो उसके लिए हमारे पास ई प्रिंट होगा। तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं ये इंटरनली एक स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हुई हैं। यही सेम चीज़ हम डॉट ऑपरेटर के साथ भी कर सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट डॉट 1 हमने लिखा तो इस केस में हमें मिलेगा अनएक्सपेक्टेड नंबर। क्यों? क्योंकि डॉट ऑपरेटर डायरेक्टली 1 को एज अ स्ट्रिंग कन्वर्ट नहीं करता। और अगर हमने लिखा ऑब्जेक्ट डॉट नल तो उस केस में हमें डी मिल जाएगा, क्योंकि उस केस में एज अ स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाएगा, अनडिफाइंड भी चल जाएगा और हमारे लिए जो हमने ट्रू लिखा है वो भी रन कर जाएगा। अब वैसे जनरली जो हमारा कोड होता है उसके अंदर हम जनरली स्ट्रिंग्स को ही यूज करते हैं टू डिफाइन एज आर कीज। और एक चीज जरूर याद करनी है, की के नाम में चाहे हम कुछ भी लिखें हम डबल कोट्स नहीं लगाते। की क्या होता है, सिंपली एक वर्ड होता है, इट्स लाइक अ वेरिएबल जिसके अंदर डबल कोट्स वगैरह कुछ नहीं लगते हैं। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करें जनरली हम इसी तरीके से नॉर्मल से नाम लिख रहे होते हैं। बहुत रेयर केसेस आपको देखने को मिलेंगे जहां हम नंबर्स को या फिर इस तरीके से जो रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं जावास्क्रिप्ट के उनको एज की यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारी ऑब्जेक्ट लिटरल्स के लिए हम कैसे वैल्यूज को ऐड या फिर अपडेट कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि ऑब्जेक्ट लिटरल को क्रिएट कैसे करना है, उसके अंदर वैल्यूज को एक्सेस कैसे करना है यानी गेट कैसे करना है। अब हम देखने वाले हैं अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यू है, जैसे लेट्स सपोज यहाँ हमें बोला है कि चेंज द सिटी टू मुंबई। हमने इस ऑब्जेक्ट लिटरल को क्रिएट किया है, इसके अंदर सिटी का नाम अभी दिल्ली स्टोर्ड है, हमें इसे हटाकर इसकी वैल्यू को चेंज करना है टू मुंबई। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, या फिर हमें कोई नई ही प्रॉपर्टी ऐड करनी है, जैसे हमें एक जेंडर प्रॉपर्टी ऐड करनी है जिसके लिए हम वैल्यू स्टोर कराएंगे फीमेल, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपने इस ऑब्जेक्ट लिटरल को क्रिएट कर लेते हैं। हम लिख सकते हैं कॉन्स्ट, फिर हम लिखेंगे स्टूडेंट इक्वल्स एंड स्टूडेंट के लिए फिर मल्टीपल वैल्यूज़ हैं उनको हम लिखने वाले हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को। नेम के अंदर हमने नेम लिख लिया, उसके बाद एज के लिए हम एज लिख सकते हैं, और हमें दिया है मार्क्स के लिए हम डेसिमल वैल्यू लिख सकते हैं, एंड अपनी सिटी के लिए हम एक स्ट्रिंग लिख सकते हैं। अभी के लिए हमने इसे दिया है दिल्ली। तो ये हमारा स्टूडेंट है, यहाँ रिफ्रेश करेंगे इसकी वैल्यू को हम प्रिंट करवा सकते हैं स्टूडेंट। तो सारी की सारी जो की वैल्यू पेयर्स हैं ये हमारे पास आ गए।
अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिटी को चेंज करेंगे टू मुंबई। तो स्टूडेंट के अंदर अगर हमें इस सिटी को एक्सेस करना है तो इसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे स्टूडेंट डॉट सिटी। स्टूडेंट डॉट सिटी लिखने से हमारे पास सिटी आ जाएगी। अब वैल्यू को चेंज करने के लिए वही सेम प्रोसेस यूज करना है जो हमने एक नॉर्मल वेरिएबल के केस में करते हैं। स्टूडेंट डॉट सिटी को अगर हम लिख दें इक्वल टू मुंबई, तो उस केस में क्या होगा, एंटर करेंगे तो अब स्टूडेंट की जो सिटी है वो चेंज होकर हो गई मुंबई। और इस बार अगर हम प्रिंट करवाएंगे स्टूडेंट डॉट सिटी तो हमारे पास मुंबई प्रिंट होकर आएगा। और ये चेंज ऑब्जेक्ट के अंदर भी हो गया, हम लिखेंगे स्टूडेंट, तो अब क्या हुआ, सिटी के अंदर दिखा रहा है मुंबई। तो अब जब भी हमें किसी भी एग्जिस्टिंग की वैल्यू को अपडेट करना होता है तो उसके लिए कुछ नहीं करना, सिंपली उसको एक्सेस करना है। कुछ इस तरीके से डॉट ऑपरेटर से एक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो स्क्वायर ब्रैकेट से, और इक्वल टू हमारी नई वैल्यू हम लिख देते हैं। उसी सेम तरीके से अगर हमें एक नई प्रॉपर्टी को ऐड करना है, एक नई प्रॉपर्टी को ऐड करने के लिए भी हमारा सेम प्रोसेस होता है। यानी हम सिंपली लिख सकते हैं स्टूडेंट डॉट जेंडर। तो स्टूडेंट डॉट जेंडर को जब हम एंटर करेंगे तो अभी तो दिखा रहा है अनडिफाइंड, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट नाम के इस ऑब्जेक्ट लिटरल के अंदर कोई जेंडर नाम की है ही नहीं। पर इसे क्रिएट करने के लिए हम सिंपली एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। हम लिख सकते हैं स्टूडेंट डॉट जेंडर इज इक्वल टू फीमेल, इसे कर दिया एंटर। तो अब अगर हम स्टूडेंट डॉट जेंडर को प्रिंट करवाएं तो इस बार हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा फीमेल। एंड उसी तरीके से अगर हम स्टूडेंट को प्रिंट करवाएं तो इस बार एक नया की वैल्यू पेयर, एक नई प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई जेंडर, जिसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड है फीमेल। इसी तरीके से मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं जिनको क्रिएट किया जा सकता है और उनको हम कर भी सकते हैं जाकर क्रिएट। सिंपल तरीका ये है कि हमें पहले तो वो लाइन लिखनी है जिससे हम एक्सेस करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट डॉट की, चाहे वो एग्जिस्ट करती हो तो हमें उसे अपडेट करना है या फिर नई वाली को ऐड करना है। और हमेशा लिख दो इक्वल टू, पुरानी अगर कोई वैल्यू होगी तो वो ओवरराइट हो जाएगी और अगर पहले से की वैल्यू नहीं होगी तो वो नई जाकर क्रिएट हो जाएगी। अब अगर हमें जाकर करना है चेंज द मार्क्स टू ए, तो हम उस चीज को भी कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं स्टूडेंट डॉट मार्क्स, तो अभी स्टूडेंट के मार्क्स है 94.4, हम इसे लिख सकते हैं इक्वल टू ए। तो अब क्या होगा, स्टूडेंट के मार्क्स अपडेट होकर हो जाएंगे ए के इक्वल। हमारी जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर भी अपडेशन हो गया तो मार्क्स हो गए ए के इक्वल। तो यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली कि अगर स्टूडेंट डॉट मार्क्स के अंदर ऑलरेडी 94.4 स्टोर्ड है, एक नंबर स्टोर्ड है, तो हम उसको चेंज करके स्ट्रिंग के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि नंबर को अपडेट करके वहां पर नंबर ही आना चाहिए, वहां पर स्ट्रिंग भी आ सकती है। वहां पर चाहें तो हम एक एरे ऑफ मार्क्स भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी अगर हम चाहते हैं स्टूडेंट मार्क्स में जाकर 3 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करा दें तो हम एक एरे भी क्रिएट कर सकते हैं 99, 89, 74। तो हमने क्या किया, एक एरे क्रिएट कर दिया। और अब अगर हम स्टूडेंट को प्रिंट करवाएं तो स्टूडेंट के जो मार्क्स की वैल्यू है उसके अंदर हमारे पास एक प्रॉपर 3 सब्जेक्ट के मार्क्स का एरे आ जाएगा। तो हम डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू को भी जाकर वहां पर अपडेट कर सकते हैं। आई होप अभी तक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, उसके अंदर वैल्यूज को एक्सेस करना, गेट करना, वैल्यूज को हमें अपडेट करना एंड उसके साथ नई प्रॉपर्टीज को ऐड करना वो समझ में आया होगा। इसके साथ साथ हम वैल्यूज को चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। उसको जनरली हम इतना ज्यादा यूज नहीं करेंगे, पर डिलीट करने के लिए हम लिखते हैं डिलीट कीवर्ड। ये बेसिकली एक ऑपरेटर होता है। हम लिखेंगे डिलीट और फिर अपने ऑब्जेक्ट का नाम और फिर अपनी की का नाम। तो ऑब्जेक्ट डॉट की नेम लिखकर हम क्या कर सकते हैं, उस की वैल्यू पेयर को हम डिलीट कर सकते हैं अपनी ऑब्जेक्ट से। अब हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर ये हमारा ओरिजिनल स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट लिटरल था। हम चाहें तो स्टूडेंट को प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो ये सारी वैल्यूज आ गई। अब अगर यहाँ से हमें मार्क्स को हटवाना है तो उसके लिए हम सिंपली लिख सकते हैं डिलीट स्टूडेंट डॉट मार्क्स, इसे कर देंगे एंटर। ट्रू का मतलब ये डिलीट हो चुका है। अब दोबारा से स्टूडेंट को अगर प्रिंट करवाएंगे तो उसके लिए सिर्फ नेम, एज एंड सिटी हमारे पास आएगा। उसी तरीके से हम चाहें तो डिलीट कर सकते हैं लेट्स सपोज सिटी को, तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट डॉट सिटी, तो उससे क्या होगा, सिटी डिलीट हो जाएगा एंड दोबारा से स्टूडेंट को प्रिंट करवाएंगे तो बस अब इतना डेटा हमारे पास रह जाएगा। तो इस तरीके से डिलीशन भी काम करता है, पर इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हम डिलीट करने को यूज़ नहीं करेंगे। हम जनरली क्या करेंगे, वैल्यूज़ को हम मॉडिफाई ही कर रहे होंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स की, यानी यहाँ पर हम नेस्टिंग की बात करेंगे ऑब्जेक्ट लिटरल्स के अंदर। जैसे एरेज के अंदर एरे ऑफ एरेज होते हैं या लूप के अंदर लूप होता है, वैसे ही हमारी ऑब्जेक्ट के अंदर भी हम एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है बेसिकली एक ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना। जैसे स्टोरिंग, लेट्स सपोज हमें मल्टीपल स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है, तो उसको स्टोर करने का एक तरीका ये हो सकता है कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाई क्लास इन्फॉर्मेशन के नाम से। अब इस क्लास इन्फॉर्मेशन में हम इंडिविजुअल स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कराएंगे। तो हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को भी हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बना देंगे।
तो ये जो मेरा बाहर वाला क्लास इन्फो है ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर ये मेरा फर्स्ट स्टूडेंट अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, सेकंड स्टूडेंट अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, और थर्ड स्टूडेंट भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। और हर स्टूडेंट के लिए अगर ऑब्जेक्ट है तो पहले मैंने की का नाम लिखा है, की का नाम को मैंने स्टूडेंट के नाम के इक्वल रखा है, फिर हमने लिखा है कोलन, और फिर स्टूडेंट के लिए जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करवानी है वो भी हमने की वैल्यू पेयर की फॉर्म्स में स्टोर करवाई है, यानी उनकी ग्रेड और उनकी सिटी। दूसरे स्टूडेंट के लिए भी ग्रेड एंड सिटी, तीसरे स्टूडेंट के लिए भी ग्रेड एंड सिटी। तो इस तरीके से हम एक ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। उसको एक बार क्रिएट करके देखते हैं। हम एक वेरिएबल बनाएंगे कांस्टेंट क्लास इन्फो। क्लास इन्फो इक्वल टू, ये हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इसके अंदर भी की वैल्यू जो पेयर्स होंगे वो भी खुद में ऑब्जेक्ट्स होंगे, यानी की तो है अपने स्टूडेंट का नाम, लेट्स सपोज ये मेरी पहली की हो गई, ये हमारी दूसरी की हो गई, एंड ये हमारी तीसरी की हो गई। 3 कीज हमने बना दिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू कर देंगे एक ऑब्जेक्ट के, यानी जब भी हम कर्ली ब्रेसेस लिख रहे हैं एक तरीके से हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। अभी क्या है, ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, ये भी एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, ये भी एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। पहली ऑब्जेक्ट को फिल करते हैं। पहली ऑब्जेक्ट के लिए हम लिखेंगे ग्रेड। ग्रेड लेट्स सपोज A+ के इक्वल है, एंड उसके अलावा दूसरी की बना देंगे सिटी। सिटी को हम लिख देते हैं दिल्ली। तो ये हमारी एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गई। अब इस ऑब्जेक्ट को फिल करते हैं। ग्रेड को लिख सकते हैं A, एंड सिटी को लिख सकते हैं पुणे। यहाँ पर इस तीसरी ऑब्जेक्ट को फिल करते हैं। ग्रेड को लिख सकते हैं O, विच इज़ आउटस्टैंडिंग। सिटी हम लिख सकते हैं मुंबई। इसे कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। अब हम चाहें तो अपनी क्लास इन्फॉर्मेशन नाम के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है क्लास इन्फॉर्मेशन के अंदर इंडिविजुअली 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्लास इन्फॉर्मेशन नाम की ऑब्जेक्ट के अंदर ये हमारी पहली ऑब्जेक्ट है, ये हमारी दूसरी ऑब्जेक्ट है, ये हमारी तीसरी ऑब्जेक्ट है। अब चाहें तो क्लास इन्फॉर्मेशन के अंदर वाली ऑब्जेक्ट्स को हमें एक्सेस करना है तो उसके लिए भी हम डॉट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। यानी क्लास इन्फो डॉट अमन अगर हमने लिख दिया तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ जाएगी। क्लास इन्फो डॉट श्रद्धा अगर हमने लिख दिया तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो वैसे ही सिंपली जो हमारा की वैल्यू है उसी की का नाम को यूज करके हम उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। और अगर हमें श्रद्धा नाम की ऑब्जेक्ट में श्रद्धा की सिटी चाहिए तो उसके लिए हम लिख सकते हैं क्लास इन्फॉर्मेशन डॉट श्रद्धा डॉट सिटी। तो एक तरीके से चेन बन गई है। पहले श्रद्धा निकाल लो तो श्रद्धा की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, फिर डॉट सिटी निकाल लो तो सिटी की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो उससे इंडिविजुअल सिटी को हम एक्सेस कर पाएंगे। लेट्स सपोज श्रद्धा कल को जाकर पुणे से जाकर शी हैज शिफ्टेड टू सम अदर सिटी कुड बी गुड़गांव। तो गुड़गांव अगर चेंज करना है तो हम सिंपली लिख सकते हैं इक्वल टू गुड़गांव। तो उस केस में एंटर कर दिया। तो अब अगर हम श्रद्धा की सिटी प्रिंट करवाएंगे तो वो हो जाएगी गुड़गांव। अगर हम श्रद्धा की टोटल इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करवाएं यहाँ पर तो उसके अंदर भी सिटी की जो वैल्यू है वो अपडेटेड है। तो इस तरीके से इंडिविजुअल वैल्यूज को भी एक्सेस करना पॉसिबल है यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर एंड डॉट ऑपरेटर चेनिंग। अब जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती हैं वैसे ही हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। यानी अगर हमें सेम मल्टीपल स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करवाना है तो उसको हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में भी स्टोर करवा सकते हैं। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहने का मतलब है एक ऐसा एरे जिसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्या किया है, एक कांस्टेंट एरे बनाया है क्लास इन्फॉर्मेशन। पहले क्या था, क्लास इन्फॉर्मेशन हमारा इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट था, पर इस बार क्लास इन्फॉर्मेशन एक एरे है। एरे के अंदर हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए हैं। एरे के अंदर इंडिविजुअली स्ट्रिंग को स्टोर कराने की बजाय हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को स्टोर करवाया। तो ये मेरी ऑब्जेक्ट 1 है जिसके अंदर नाम है, ग्रेड है, सिटी है। ये मेरी ऑब्जेक्ट 2 है, ये मेरी ऑब्जेक्ट 3 है। इसी तरीके से हम एक एरे को क्रिएट करने वाले हैं। अपने इस ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कर देते हैं कमेंट आउट, नया कांस्टेंट बनाते हैं विद द नेम क्लास इन्फो। क्लास इन्फो इक्वल टू, एक एरे बनाने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करते हैं तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स को लिखा है। अब एरे के अंदर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। ये है मेरी पहली ऑब्जेक्ट, कॉमा ये है मेरी दूसरी ऑब्जेक्ट, कॉमा ये है मेरी तीसरी ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट्स खाली हैं, मतलब ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट्स हैं। इनके अंदर हम चाहें तो डेटा स्टोर करा सकते हैं। नेम के अंदर हम स्टोर करा सकते हैं अमन, ग्रेड के अंदर हम स्टोर करा सकते हैं वही सेम इन्फॉर्मेशन A+, एंड उसी तरीके से सिटी के अंदर वी कैन स्टोर दिल्ली। सेकेंड ऑब्जेक्ट के अंदर भी नेम के अंदर हम स्टोर करा सकते हैं श्रद्धा, एंड ग्रेड एंड सिटी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये हमारे पास आ गई है। और यहाँ पर भी नेम के अंदर हम स्टोर करा लेते हैं करण, एंड उसी तरीके से ग्रेड एंड सिटी हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं।
इसको कर लेते हैं सेव। तो हमने क्या किया, एक ऐसा एरे बनाया है जिसके अंदर इंडिविजुअली हर एक इंडेक्स पर एक ऑब्जेक्ट जाकर स्टोर हो गई है। इसको भी करते हैं सेव, रिफ्रेश। तो अब हम क्लास इन्फो को अगर प्रिंट करवाएंगे तो इस केस में क्लास इन्फो क्या है, एक एरे है, और एरे के 0th इंडेक्स पर ये ऑब्जेक्ट है, एरे के फर्स्ट इंडेक्स पर ये ऑब्जेक्ट है, और एरे के सेकंड इंडेक्स पर हमारी ये ऑब्जेक्ट है। अब हम एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनको इंडेक्स वाइज एक्सेस कर सकते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, 0th इंडेक्स पर ये वाली ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट इंडेक्स पर ये वाली ऑब्जेक्ट है, सेकंड इंडेक्स पर ये वाली ऑब्जेक्ट है। अब लेट्स सपोज हमारी जो श्रद्धा वाली ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हमें नेम प्रिंट करवाना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, फर्स्ट इंडेक्स पर जाएंगे और लिख देंगे डॉट नेम। तो फर्स्ट इंडेक्स पर जाकर तो सिर्फ ऑब्जेक्ट मिलेगी, उसके अंदर डॉट नेम लिख दिया तो हम नेम वाली की वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे। एंटर किया तो नेम प्रिंट हो गया। श्रद्धा के ग्रेड्स अगर चाहिए तो हम लिख सकते हैं डॉट ग्रेड, तो क्या हुआ, ग्रेड्स एंटर हो गई। सिटी अगर जाननी है तो उसके लिए लिख सकते हैं डॉट सिटी, तो हमारे पास सिटी आ गई। अगर हमें सिटी को अपडेट करना है तो उसके लिए हम लिख सकते हैं इक्वल टू गुड़गांव, एंटर कर दिया तो अपडेट हो गई इन्फॉर्मेशन। अब हम चाहें तो सिंपली क्लास इन्फो डॉट 1, अब श्रद्धा अगर ऑब्जेक्ट को देखें तो उसके अंदर सिटी हमारी अपडेटेड है। तो वही सेम जो हमारे तरीके होते हैं ऑब्जेक्ट को अपडेट करने के लिए, नए पैरामीटर्स, नई वैल्यूज को ऐड करने के लिए, उन सभी सेम चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हमारा किस तरीके से इन्फॉर्मेशन अरेंज्ड है, बस उसका ध्यान रखना है, वरना सारी चीज़ें फेयरली बहुत ज़्यादा सिंपल है। श्रद्धा के लिए अगर जेंडर को ऐड करवाना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्लास इन्फो 1 से हमने श्रद्धा वाले ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर लिया। इसमें अब एक नई की क्रिएट करनी है तो उसके लिए लिख सकते हैं जेंडर, और वैल्यू के लिए लिख सकते हैं इक्वल टू फीमेल। तो उससे क्या हुआ, एक नई की क्रिएट हो जाएगी। अब अगर श्रद्धा 1 को प्रिंट करवाएं तो उसमें एक नया की वैल्यू पेयर आ जाएगा। तो इस तरीके से सारे ऑपरेशंस जो पहले देखे हैं उनको रेप्लिकेट करना पॉसिबल है, चाहे वो हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो या फिर वो हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो। अब नेक्स्ट हम जावास्क्रिप्ट के अंदर बात करने वाले हैं अपने मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट के अंदर एक एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट होता है जिसका नाम होता है मैथ, जो एक कलेक्शन होता है सारी की सारी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स का। इसका बेसिक मतलब ये है कि मैथ के अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सुना है तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर हमें साइन ऑफ सम नंबर, साइन ऑफ थीटा कैलकुलेट करना होता है, अगर हमें टैन थीटा कैलकुलेट करना होता है, अगर हमें लॉग निकालना होता है, या फिर कुछ हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जैसे हमारा पाई एक कॉन्स्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 3.14, हमारा एक ई कॉन्स्टेंट होता है साइंस के अंदर। इन सारी चीज़ों की कॉन्स्टेंट की वैल्यूज़ या फिर अगर हमें इस तरीके के ऑपरेशंस करने होते हैं तो उन सब का कलेक्शन हमारे पास ये मैथ ऑब्जेक्ट होती है, और ये पहले से हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर अवेलेबल होती है। यानी अगर हम कंसोल के ऊपर जाएं और हम टाइप करें कैपिटल एम के साथ, क्योंकि ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल एम के साथ इफ वी टाइप मैथ एंड एंटर, तो हमारी मैथ ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगी। कैसे पता चल रहा है ऑब्जेक्ट है, क्योंकि बाहर की तरफ करली ब्रेसेस है। इसको एक्सपैंड कर सकते हैं तो इसमें कई सारी चीज़ें हमें दिखाई देंगी। जैसे ये सारे के सारे मैथ जो ऑब्जेक्ट हैं उसके हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे ई की वैल्यू होती है 2.71, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर सेव्ड है। पाई की वैल्यू निकालनी है तो 3.14159, इस तरीके से पूरी की पूरी पाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी। स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालना है 1.414, तो इस तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी उसके अंदर एक कॉन्स्टेंट अवेलेबल होता है। एंड मैथ ऑब्जेक्ट का जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो उसके डिफरेंट मेथड्स के लिए होता है। जैसे अगर हमें किसी भी नंबर का लेट्स सपोज कॉस निकालना है तो कॉस के लिए हमारे पास ये एक मेथड है, math.cos से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमें लॉग निकालना है तो लॉग के लिए लॉग मेथड है। अगर हमें मिनिमम मैक्सिमम इस तरीके की चीज़ें कैलकुलेट करनी है, साइन निकालना है तो साइन के लिए मेथड है, स्क्वायर रूट निकालना है स्क्वायर रूट के लिए मेथड है। तो बहुत सारे मैथ के ऑपरेशंस करने के लिए हमारे पास मैथ ऑब्जेक्ट है। अब मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर जनरली जो दो सबसे ज़्यादा यूज्ड प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको यूज़ किया जाता है वो है हमारा math.py एंड math.e। वैसे हम इनको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे होंगे, बस फॉर एन एग्जाम्पल में दिखा देती हूँ कि जब भी हम लिखते हैं math.py तो हमारे पास मैथ के अंदर जो पाई इस तरीके का, अगर आपने सिंबल देखा होगा, इस पाई सिंबल की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास प्रिंट हो जाती है। और अगर हम ई कांस्टेंट की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम सिंपली लिख सकते हैं math.e 2.71। ऑल दिस कांस्टेंट को हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे होंगे, पर इन केस आपको ऐसे वेबसाइट बिल्ड कर रहे हो जिसमें फिजिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, जिसमें मैथ बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है और आपको कॉन्स्टेंट्स चाहिए, तो कॉन्स्टेंट्स हमें अलग से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैथ ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है। पर सबसे ज़्यादा मैथ ऑब्जेक्ट को हम यूज़ करते हैं फॉर इट्स ब्यूटिफुल मेथड्स। इसके कुछ मेथड्स हैं जिनकी हम बात करेंगे। सबसे पहला मेथड जिसको हम एड्रेस करेंगे, वैसे तो बहुत सारे हैं पर मोस्ट कॉमनली यूज जो हैं, ये सबसे पहले हमारा एब्सोल्यूट मेथड। तो हम लिखते हैं math.abs और इस मेथड के अंदर हम कोई भी नंबर पास कर सकते हैं, ये हमें उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देगा। एब्सोल्यूट वैल्यू कहने का मतलब है कि अगर हमने पॉजिटिव नंबर पास किया, लेट्स सपोज हमने लिखा 12, तो ये हमें वही नंबर लाकर दे देगा। पर अगर हमने लिखा -12
तो ये उसे क्या करेगा, एब्सोल्यूट फॉर्म में दे देगा, यानी नेगेटिव नंबर नहीं, उसका जो पॉजिटिव नेगेटिव हटाकर जो नंबर रह जाता है एब्सोल्यूट नंबर, वो वैल्यू दे देगा। तो अगर हमने लिखा -12.5 तो ये हमें दे देगा 12.5। बेसिकली नेगेटिव को पॉजिटिव में चाहिए और पॉजिटिव भी पॉजिटिव में चाहिए, तो उसके लिए हम एब्सोल्यूट फंक्शन को यूज़ करते हैं। दूसरा फंक्शन जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है पावर फंक्शन। तो अभी तक तो हमने ऑपरेटर्स की टर्म में A**B पढ़ा था, वही सेम काम हमारा पावर फंक्शन करता है। इसमें हम सिंपली लिख सकते हैं, अगर हमें 2⁴ कैलकुलेट करना है तो हम लिख सकते हैं math.power A⁴ के लिए हम ऐड कर सकते हैं 2⁴ जो हमारा AB है, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 16। उसी तरीके से अगर हमें 2⁵ चाहिए 32 एंटर करेंगे तो 32 आ जाएगा। एक और फंक्शन होता है math.floor फंक्शन। फ्लोर फंक्शन क्या करता है, जो भी हमारा नंबर होता है उस नंबर को राउंड ऑफ कर देता है। जो भी नंबर हम इसके अंदर एंटर करते हैं, लेट्स सपोज हमने n लिखा, तो n को ये राउंड ऑफ कर देगा, और राउंड ऑफ करके जो हमारा ओरिजिनल नंबर था या तो उससे कम वैल्यू देगा या उससे इक्वल वैल्यू देगा, यानी लेस देन देगा या इक्वल टू देगा। जैसे लेट्स सपोज हमने एंटर किया math.floor। फ्लोर का मतलब होता है फर्श, यानी जमीन जो होती है, तो जमीन का बेसिक मतलब है कि या तो इक्वल देगा वैल्यू आपको या कम देगा, क्योंकि जमीन कहाँ होती है, जमीन नीचे की तरफ होती है, तो लेस देन इक्वल टू, ऐसे इसको हम याद रख सकते हैं। हमने math.floor के अंदर पास किया 5, तो उस केस में तो हमें 5 ही मिलेगा। पर अगर math.floor के अंदर हम पास करेंगे 5.5 तो उस केस में भी हमें 5 मिलेगा, यानी इसे राउंड ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। अगर 5.999999 लिखेंगे तो भी हमें 5 मिलेगा, क्योंकि ये राउंड ऑफ करता है, और किसकी तरफ राउंड ऑफ करता है, जो नंबर इस वैल्यू से कम है और होल है। ऐसे ही अगर हमने लिख दिया math.-5, एक बार -5 लगाते हैं तो उस केस में तो -5 मिलेगा हमें, लेकिन अगर हमने लिख दिया math.-5.5 उस केस में -6 देगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसे नंबर की तरफ राउंड ऑफ करेगा जो -5.5 से छोटा हो, और -5.5 से छोटा -5 नहीं होता, -5 तो बड़ा है, जितना नंबर नेगेटिव होता जाता है उतना छोटा होता जाता है, तो -5.5 छोटा है ऑलरेडी, उससे छोटा नंबर जो होल नंबर हो वो होगा हमारा -6, यानी इंटीजर हो, तो इसीलिए -6 को ये प्रिंट करवाएगा। तो हमेशा हम फ्लोर फंक्शन को यूज करते हैं टू राउंड ऑफ, पर कौन सी वैल्यू पे राउंड ऑफ करने के लिए, नियरेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू पे राउंड ऑफ करने के लिए। इसको याद रखने के लिए मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, किसकी तरफ राउंड ऑफ करता है, नियरेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू। अब उसके अलावा जैसे हमारा फ्लोर फंक्शन होता है वैसे ही हमारा सील फंक्शन होता है, CEIL। CEIL इज बेसिकली शॉर्ट फॉर सीलिंग। जैसे फ्लोर का मतलब होता है हिंदी के अंदर फर्श, वैसे ही सीलिंग का मतलब होता है छत। तो फ्लोर फंक्शन क्या करता है, स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू पे राउंड ऑफ कर देता है। सील फंक्शन क्या करता है, लार्जर इंटीजर वैल्यू पे राउंड ऑफ कर देता है। जैसे सील फंक्शन के लिए अगर हम लिखें यहां पर, अगर हम लिखें math.seal5 तो उस केस में तो हमें 5 ही मिलेगा, पर अगर हम लिखें math.seal 5.5 उस केस में हमें 6 पे राउंड ऑफ करके देगा, यानी एक नंबर बढ़ा के राउंड ऑफ करके देगा। और अगर हम लिखें 5.000001 तो उस केस में भी एक नंबर बढ़ा कर देगा, यानी लार्जेस्ट की तरफ राउंड ऑफ करके देगा हमें। वहीं पर अगर हम नेगेटिव नंबर्स लिखें, यानी math.seal पर हमने लिखा -5 तो उस केस में तो -5 ही लिखेगा, लेकिन -5.5 के केस में -5 देगा, क्योंकि वो नियरेस्ट लार्जर है। अब सबसे ज़्यादा मैथ ऑब्जेक्ट को जिस फंक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं वो होता है हमारा रैंडम फंक्शन। math.random फंक्शन क्या करता है, कोई भी रैंडम हमें वैल्यू दे देता है। math.random फंक्शन 0 से लेकर 1 की रेंज में हमें कोई भी रैंडम वैल्यू दे देता है, जिसमें कभी भी हमें 1 नहीं देगा। यानी 1 क्या होता है, 1 हमारा एक्सक्लूसिव होता है, बाकी सारे नंबर्स इंक्लूसिव हैं, 1 एक्सक्लूसिव है। 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू देगा, बस उसमें 1 नहीं कभी भी होगा। जैसे इसे थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, जैसे इफ वी राइट math.random तो हमें ये मिलेगा, पर दोबारा से इस फंक्शन को रन करेंगे तो कोई और रैंडम वैल्यू मिलेगी, दोबारा से इस फंक्शन को रन करेंगे तो कोई और रैंडम वैल्यू मिलेगी, दोबारा से इस फंक्शन को रन करेंगे कोई और रैंडम वैल्यू, फिर कोई और रैंडम वैल्यू, फिर कोई और रैंडम वैल्यू। इस तरीके से आप नोटिस करेंगे कि हर बार हमें एक और नई रैंडम वैल्यू ये जनरेट करके देता है। तो यहाँ पर 0.1 है, यहाँ पे 0.13 है, यहाँ पे 0.81 है, यहाँ पे 0.75 है, यहाँ पे 0.74 है। इस तरीके से हर बार एक नई रैंडम वैल्यू हमें जनरेट करके देता है। तो हमें कई बार ऐसे प्रोग्राम्स
बनाने होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर या इन जनरल वेबसाइट्स के अंदर भी कई बार इंटरनली ऐसा एक फंक्शन बनाना होता है जिसका काम होता है टू जनरेट सम रैंडम नंबर्स। लेट्स सपोज हमें 1 से लेके 10 के बीच में रैंडम नंबर्स जनरेट करने हैं या 1 से लेके 100 के बीच में रैंडम नंबर्स जनरेट करने हैं। तो इस तरीके के काम करने के लिए हम इसी math.random फंक्शन का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, हम math.random फंक्शन को यूज करके रैंडम इंटीजर्स को जनरेट करना सीखने वाले हैं। रैंडम इंटीजर्स को जनरेट करने के लिए क्या करना होता है, अभी तक हमें पता है कि हमारा जो math.random फंक्शन है वो क्या करता है, math.random फंक्शन हमेशा 0 से लेकर 1 तक नंबर्स को जनरेट करता है, जिसमें 1 को कभी भी जनरेट नहीं करता। ये काम होता है इसका, पर वो नंबर्स इंटीजर नंबर्स नहीं होते। लेट्स सपोज हमें किसी फिक्स्ड रेंज में और इंटीजर्स नंबर ही जनरेट करवाने हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे कि हमें 1 से लेकर 10 तक ही नंबर्स चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप होगा कि हम math.random से कुछ भी रैंडम नंबर को जनरेट करवाएं। जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 के अंदर क्या करेंगे, math.random से कोई भी रैंडम नंबर हम जनरेट करवा के देख लेते हैं। तो अब स्टेप 1 की वैल्यू के अंदर ये मेरा कोई भी एक रैंडम नंबर आ गया है। स्टेप 2 क्या होगा, इस नंबर को जो भी जनरेट हुआ है फर्स्ट स्टेप में, यानी ये वाला नंबर या हमारे लिए जो भी जनरेट हुआ है, उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हम 1 से लेकर 10 तक की रेंज में नंबर्स को जनरेट करना चाहते हैं। अगर हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करते तो उसका मतलब होता है हम 1 से लेकर 5 तक की रेंज में जनरेट करना चाह रहे हैं। अगर हम 1 से लेकर 100 तक की रेंज में जनरेट करना चाह रहे होते तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करते। अगर हम 1 से 1000 की रेंज में जनरेट करना चाहते तो हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करते। तो जिस भी रेंज में हम जनरेट करना चाहते हैं उसी मैक्सिमम वैल्यू को, जो भी हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए रेंज के अंदर, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अपने स्टेप 2 एक वेरिएबल बना लेते हैं। लेट स्टेप 2 इज इक्वल टू स्टेप 1 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो ये वैल्यू क्या हो गई, स्टेप 2 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सम नंबर जो 1 से लेकर 10 तक की रेंज में है। तो यहाँ पर भी इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा जो 1 से लेकर 10 तक की रेंज में हमारे पास आता है, यानी यहाँ पर 4.6 समथिंग आएगा। तीसरा स्टेप होता है कि अब मुझे क्योंकि एक इंटीजर नंबर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल नंबर्स को हटाना पड़ेगा। तो डेसिमल नंबर्स को हटाने के लिए हमने ऑलरेडी एक मैथ का फंक्शन देखा हुआ है विच इज द फ्लोर फंक्शन। ये क्या करेगा, नियरेस्ट स्मॉलर इंटीजर से राउंड ऑफ कर देगा, बेसिकली डेसिमल नंबर्स को हटा देगा फॉर एनी पॉजिटिव नंबर। जो भी पॉजिटिव नंबर फ्लोर को देते हैं वो क्या करेगा, उसके डेसिमल्स हटा देगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक और इंटीजर वेरिएबल बना लेते हैं। लेट स्टेप 3 इज इक्वल टू math.floor फंक्शन के अंदर हम अपना स्टेप 2 के अंदर वाला वेरिएबल पास करेंगे और इससे स्टेप 3 में हमारे पास आ जाएगा एक प्रॉपर इंटीजर। यहाँ क्या आ गया, हमारे पास एक प्रॉपर इंटीजर आ गया और ये इंटीजर कौन सी रेंज में है, 1 से लेकर 10 तक की रेंज में है। तो इन्हीं 3 स्टेप्स को जैसे जैसे हम रिपीट करेंगे वैसे वैसे हमारे पास नए नए इंटीजर्स आते रहेंगे। अब एक बार क्या करेंगे, 4th स्टेप से पहले इन तीनों स्टेप्स को कंबाइन करते हैं इन अ सिंगल स्टेप। कैसे कंबाइन कर सकते हैं इन सिंगल स्टेप, हमें क्या करना है, math.random से पहले एक रैंडम नंबर जनरेट करना है। तो math.random से हमने एक रैंडम नंबर जनरेट कर लिया, इतना लिखकर। हम चाहें तो ये नंबर जनरेट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं math.random से जो रैंडम नंबर हमने जनरेट किया वो मैक्सिमम 10 वैल्यू तक जाए, तो हम उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10 से। तो मल्टीप्लाई किया 10 से तो रैंडम नंबर पहले हमारे पास 0.97 आया, उसके बाद 0.437 आया, उसके बाद 1.33 आया, उसके बाद 3.625 आया, उसके बाद 6.5। तो ये जनरली वही नंबर्स हैं जो हमारी 10 तक की रेंज में आते हैं। ये नंबर 0 से राउंड ऑफ हो रहा है, ये 4 से हो रहा है, ये 1 से हो रहा है, ये 3 से हो रहा है, ये 6 से हो रहा है। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा नंबर बन रहा है इसके लिए हमें डेसिमल नंबर्स को हटाना है। तो डेसिमल नंबर्स को हटाने के लिए हम इस पूरी वैल्यू को, कौन सी वैल्यू को, इस पूरी वैल्यू को math.floor के अंदर लिख सकते हैं। तो इसको कॉपी कर लेते हैं हम। math.floor फंक्शन के अंदर, ये हमारा फंक्शन है, इसके अंदर इस पूरी वैल्यू को पास कर देंगे, यानी math.floor फंक्शन के अंदर ये हमारी पूरी की पूरी वैल्यू पास हो जाएगी। इसको कर देंगे एंटर। तो क्या हुआ, अब हमारे पास एक होल नंबर आएगा। इसको क्लियर करते हैं स्क्रीन को। बेसिकली ये स्टेटमेंट है math.floor है, उसके अंदर math.random into 10 अगर हमने पास कर दिया तो हमारे पास हमेशा एक 0 से लेकर 10 तक की रेंज के बीच का नंबर आएगा। एंटर करेंगे नया नंबर आएगा, एंटर करेंगे नया नंबर आएगा, रैंडम नंबर। हर बार हमारे पास एक नया रैंडम नंबर जनरेट होकर आएगा। आप जितनी बार भी इसको रन कर लें,
पर हमें क्या करना है, अभी तक हमें रैंडम नंबर्स तो मिल गए, पर इस पूरे की पूरी ये जो लाइन है इसके अंदर एक फ्लॉ है। फ्लॉ ये है कि मैथ डॉट रैंडम कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। अगर मैथ डॉट रैंडम कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब स्टेप 2 के अंदर कभी भी हमें 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी कभी भी 10 नहीं मिलेगा रेंज के अंदर। अगर 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 10 नहीं मिलेगा रेंज के अंदर, तो इसका मतलब है हमारे जो रैंडम नंबर्स होंगे वो हमेशा 1 से लेकर 9 तक की रेंज के अंदर ही आएंगे। आप इनफैक्ट इसको ट्राई भी कर सकते हैं, जब भी आप ये लाइन टाइप करेंगे हमेशा 0 से लेकर 9 तक रैंडम नंबर्स जनरेट होंगे, पर कभी भी हमें 10 नहीं मिलेगा। तो वो 10 जनरेट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपने नंबर में +1 एडिशनल करना पड़ता है, ताकि हमारे नंबर्स के अंदर रेंज में यहाँ पर 1 से लेकर 9 नहीं, 0 से 9 जनरेट होंगे। रेंज 0 से 9 की जगह अब 1 से 10 के अंदर कन्वर्ट हो जाए, इसलिए हम यहाँ पर +1 करते हैं। +1 क्यों किया, क्योंकि अभी जो नंबर्स जनरेट हो रहे हैं ये 0 से 9 की रेंज में जनरेट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर इसने 0 को जनरेट किया, हमें 0 नहीं चाहिए, हमें तो 1 से लेकर 10 तक की रेंज के नंबर्स चाहिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, +1 कर देंगे। कहाँ करेंगे, मैथ डॉट फ्लोर करने के बाद हम कर देंगे +1। तो इस बार जो नंबर्स जनरेट होंगे उसमें हमारे पास 10 भी जनरेट हो जाएगा, पर कभी भी आप नोटिस करेंगे 0 जनरेट नहीं होगा। हमेशा मिनिमम जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 ही वैल्यू आएगी, कभी भी 0 जनरेट नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर हमें 1 से लेकर 10 तक की रेंज में कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करना है तो उसके लिए हम ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको लिख सकते हैं। तो इसे हम समराइज भी कर सकते हैं सिंगल स्टेटमेंट में। अगर हमें 1 से लेकर 10 तक की रेंज में नंबर्स जनरेट करना है तो मैथ डॉट रैंडम से कोई रैंडम नंबर जनरेट होगा, उसे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे विच इज आवर मैक्सिमम वैल्यू दैट वी वांट, और फिर इस पूरी वैल्यू को हम पास कर देंगे अपने मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन को। फिर जो फाइनल वैल्यू आएगी ये होगी इन द रेंज ऑफ 0 to 9। इसमें हर बार मिनिमम भी मैक्सिमम भी +1 करने के लिए हम प्लस कर देंगे 1, तो अब रेंज हो जाएगी 1 से लेकर 10 तक। तो हम किसी भी रैंडम नंबर को जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें जनरेट करना है अ रैंडम नंबर बिटवीन रेंज 1 and 100। तो कभी भी अगर रैंडम नंबर जनरेट करना है तो उसके लिए हम लिखते हैं मैथ डॉट रैंडम। तो ये हमारा रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा। अब जो भी हमें रेंज चाहिए 1 से लेकर जो भी हमारी मैक्सिमम है, मैक्सिमम क्या है 100, तो हम उसी मैक्सिमम से करते हैं मल्टीप्लाई। तो इससे क्या होगा, 100 तक के हमारे पास नंबर्स होंगे। अब इन नंबर से हम मुझे डेसिमल वैल्यू को हटाना है तो हम कर देंगे मैथ डॉट फ्लोर। तो इनसे डेसिमल वैल्यू हट जाएंगी और प्लस कर देंगे हम 1 को, क्योंकि इतने पार्ट से, सिर्फ इतने पार्ट से हमारी जो रेंज होगी वो 0 से 99 होगी। अगर हमें 1 से 100 की रेंज चाहिए तो उसके लिए हमें +1 करना पड़ेगा। इसको भी एक बार टेस्ट करके देखते हैं। हमारी जो पुरानी स्टेटमेंट थी उसके अंदर बेसिकली मल्टीप्लाई विद 10 की जगह अब मल्टीप्लाई विद 100 हमें लिखना है। एंटर किया, 19 आ गया, नया नंबर आ गया, अब नया नंबर आ गया। तो सारे के सारे नंबर्स जो आप नोटिस करेंगे ये 1 से लेकर 100 तक की रेंज में जनरेट होंगे हमारे पास। अब नेक्स्ट एक और सवाल कर लेते हैं। अगर हमें 1 से लेकर सिर्फ 5 तक ही चाहिए तो उसके लिए कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पर इस नंबर से मल्टीप्लाई करने की बजाय अब हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। यानी अब अगर यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करने की बजाय हम सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करें तो 1 से लेकर 5 तक की रेंज में रैंडम नंबर्स हमारे पास जनरेट होंगे। अब नोटिस करेंगे सारे के सारे नंबर्स 1 से 5 तक की रेंज में ही आते हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ की बात करते हैं। लेट्स सपोज मुझे सिर्फ 20 से लेकर, या और थोड़ा सा इजी बना लेते हैं, 21 से लेकर 25 की ही रेंज में नंबर्स जनरेट करने हैं। मुझे 1 2 3 4 5 ये सब नहीं चाहिए, या तो 21 चाहिए, या 22 चाहिए, 23 चाहिए, या 24 चाहिए, या 25 चाहिए। इसके लिए सिंपली हम क्या कर सकते हैं, ये लाइन क्या कर रही है, ये 1 से लेकर 5 तक रैंडम नंबर्स जनरेट कर रही है, तो इसमें सिंपली हम 20 को ऐड कर सकते हैं। अगर हमने 20 को ऐड कर दिया इस लाइन में तो उससे क्या होगा, उससे 20 से लेकर 24 तक ये रैंडम नंबर्स जनरेट करेगा। ये लाइन क्या करती है, इतना वाला पार्ट 0 से 4 तक रैंडम नंबर्स जनरेट करेगा, तो उसमें हर बार 20 ऐड कर देंगे। अगर मेरे रैंडम नंबर्स सिर्फ 0 1 2 3 हो सकते हैं और 4, और इसके अंदर अगर हमने 20 ऐड कर दिया हर बार, तो हमारे रैंडम नंबर्स कौन से जनरेट होंगे, 20, 21, 22, 23 एंड 24। पर अगर हम इसके अंदर 21 ऐड कर दें तो रैंडम नंबर्स कौन से जनरेट होंगे हर बार, 21, 22, 23, 24 एंड 25। तो इस लाइन के अंदर अगर हम 21 ऐड कर दें तो हमेशा 21 से लेकर 25 तक ही रैंडम नंबर्स जनरेट करेगी ये मेरी लाइन। इसे एंटर करेंगे, इसे एंटर करेंगे, इसे एंटर करेंगे, तो हमें दिखाई देगा कि हर बार 21 से लेकर 25 की ही रेंज में रैंडम नंबर्स जनरेट करती है लाइन। तो इसीलिए रैंडम नंबर्स को जनरेट करने की ये जो सिंगल लाइन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। इसमें अगर थोड़ा सा भी डाउट रह गया तो एक बार दोबारा से कॉन्सेप्ट को हल्का सा रिवाइज करके देख लेना है।
नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, हम एक गेसिंग गेम को क्रिएट करेंगे। यानी इस गेम के अंदर यूजर से हम एक रेंज पूछ लेंगे। यूजर क्या करेगा, कोई भी मैक्सिमम नंबर एंटर कर देगा। लेट्स सपोज यूजर ने, यानी हमने एक प्रॉम्प्ट क्रिएट किया और यूजर ने प्रॉम्प्ट में कोई भी एक मैक्सिमम नंबर हमें एंटर करके दिया। लेट्स सपोज यूजर ने हमें 10 एंटर करके दिया, तो हमारा कोड क्या करेगा, 1 से लेकर 10 तक की रेंज में कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट कर देगा। तो हमारे कोड में हमें कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट करना है। लेट्स सपोज यहाँ पर हमारा कोड कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट कर देगा। हमारे कोड ने अगर जनरेट किया, फॉर एग्जाम्पल हमारे कोड ने लेट्स से 7 जनरेट कर दिया 1 से लेकर 10 तक की रेंज में, तो अब हमारे यूजर को इस नंबर को गेस करने की कोशिश करनी है। तो गेस करने के लिए वो यूजर क्या करेगा, बार बार उससे प्रॉम्प्ट पूछेगा कि नंबर बताओ नंबर बताओ नंबर बताओ। तो उस यूजर को गेस करने की कोशिश करनी है कि ये नंबर क्या है। और जब तक यूजर सही नंबर गेस नहीं कर लेता तब तक हम उससे बार बार पूछते रहेंगे कि हमें नंबर बताओ नंबर बताओ नंबर बताओ। या तो उसे हमें सही नंबर बताना पड़ेगा या फिर यूजर को हमारा जो गेसिंग गेम है उसको क्विट करना पड़ेगा। तो इस लॉजिक को बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले तो यूजर से एक नंबर एंटर करवा लेंगे। तो हम एक प्रॉम्प्ट क्रिएट कर देंगे, प्रॉम्प्ट एंटर द मैक्सिमम नंबर। तो यूजर क्या करेगा, मैक्सिमम नंबर को एंटर कर लेगा और उस मैक्सिमम नंबर को हम स्टोर करवा लेंगे इन सम कांस्टेंट वेरिएबल मैक्स। तो इसके अंदर हमने उसे स्टोर करवा लिया। अभी के लिए क्या करेंगे, सिर्फ लॉग कर लेते हैं, console.log हमारा मैक्सिमम नंबर क्या आया। सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश। तो एंटर द मैक्सिमम नंबर, लेट्स सपोज यूजर ने एंटर किया मैक्सिमम नंबर इक्वल टू 10, या फिर यूजर एंटर चाहे तो 100 भी कर सकता है, यूजर चाहे तो 50 भी एंटर कर सकता है। तो कोई भी मैक्सिमम नंबर है जो हमारा यूजर एंटर कर सकता है। अब हमें क्या करना है, इस मैक्सिमम नंबर के बेसिस पर हमें अपना रैंडम नंबर कोई भी जनरेट करना है। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं लेट रैंडम, या इसको भी हम कांस्टेंट रख सकते हैं क्योंकि ये चेंज नहीं होगा। लेट रैंडम इज इक्वल टू किसी भी रेंज के अंदर, अगर 1 से लेकर मैक्सिमम की रेंज के अंदर हमें मैक्सिमम नंबर कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करना है तो उसके लिए ऑलरेडी हमने कोड सीख लिया है। हम पहले क्या करेंगे, math.random फंक्शन को यूज करेंगे। अब जो भी हमारी मैक्सिमम रेंज है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मैक्सिमम रेंज क्या है, ये मैक्स, तो इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे ही हमने मल्टीप्लाई कर दिया हमारे पास कोई मैक्सिमम रेंज का नंबर आ गया होगा, पर हमें उसे राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने के लिए हम math.floor फंक्शन को यूज कर लेंगे, तो इससे वो राउंड ऑफ हो जाएगा। तो वो 0 से मैक्स -1 तक राउंड ऑफ होगा। अगर 1 से लेकर मैक्स तक नंबर चाहिए तो हमें +1 करना पड़ेगा। इसको कर लेते हैं सेव, और हम क्या करेंगे, console.log की जगह, मैक्स की जगह यहाँ पर हम अपना रैंडम नंबर जो है उसको प्रिंट करवा के देखेंगे। तो इसे कर लेते हैं रिफ्रेश। लेट्स सपोज यूजर ने एंटर किया 10 मैक्सिमम नंबर, तो उसके लिए रैंडम नंबर जनरेट हुआ 8। अगर यूजर 100 एंटर करता तो रैंडम नंबर 2 जनरेट हो गया। अगर यूजर 50 एंटर करता तो रैंडम नंबर 10 जनरेट हो गया। अगर यूजर दोबारा से लेट्स सपोज 75 एंटर करता तो रैंडम नंबर 66 जनरेट हो गया। दोबारा से 10 एंटर करता तो इस बार 10 ही जनरेट हो गया। तो इस तरीके से कोई भी रैंडम नंबर है जो जनरेट हो सकता है हमारी इस लाइन से। अब यूजर का काम है कि उसे सही नंबर को गेस करना है। तो हम क्या करेंगे, एक प्रॉम्प्ट क्रिएट कर लेंगे यूजर से पूछने के लिए, गेस द नंबर। हम यूजर को बोलेंगे कि सही नंबर उन्हें गेस करना है। अब गेस द नंबर में लेट्स सपोज हमारे पास ये गेस आ गई जिसके अंदर यूजर ने नंबर गेस किया होगा। और अब एक वाइल लूप हम रन कर सकते हैं जो हमेशा चलता रहेगा। और वाइल लूप से हम तभी बाहर निकलेंगे जब यूजर गेस करेगा क्विट, यानी यूजर जब राइट करेगा क्विट। तो हम टेस्ट कर सकते हैं इफ आर गेस इक्वल टू क्विट, तो उस केस में हम console.log करवा सकते हैं यूजर क्विट, और यहां से हम कर जाएंगे ब्रेक। ब्रेक करने का मतलब है हम इस पूरे वाइल लूप से बाहर निकल जाएंगे। पर बाकी केसेस में क्या करेंगे, हम चेक करेंगे यूजर का गेस कितना सही था और कितना गलत था। तो यहां पर हम चेक कर सकते हैं इफ गेस इक्वल टू आर रैंडम नंबर। अगर गेस रैंडम के इक्वल है तो उस केस में हम क्या प्रिंट करवाएंगे, उस केस में हम प्रिंट करवाएंगे console.log यू आर राइट। हम यू आर राइट प्रिंट करवा सकते हैं, फिर कॉन्ग्रेट्स, एंड फिर भी हम क्या करेंगे, यहां से कर जाएंगे ब्रेक। क्योंकि एक बार यूजर ने सही गेस कर लिया तो उसके बाद हमें लूप दोबारा चलाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही गेस रैंडम के इक्वल हो जाएगा वैसे ही हम यहां से कर जाएंगे ब्रेक। नहीं तो हम क्या करेंगे, नहीं तो हम यूजर को बताएंगे, प्रॉम्प्ट करेंगे कि आपका नंबर जो था वो गलत था। हम प्रॉम्प्ट करेंगे योर गेस वॉज रॉन्ग,
फिर हम लिख सकते हैं प्लीज ट्राई अगेन, प्लीज ट्राई अगेन। तो यूजर क्या करेगा, दोबारा गेस करेगा। तो दोबारा गेस करेगा तो यहाँ हम लिख सकते हैं गेस इक्वल टू दिस। आई होप इतना लॉजिक हमें क्लियर हुआ है। इस वाइल लूप के लॉजिक को हम समझ लेते हैं। ऊपर वाला तो हमें ऑलरेडी पता है, यूजर ने कोई मैक्सिमम नंबर एंटर किया, उससे हमने रैंडम नंबर जनरेट किया। अब हम यूजर को कह रहे हैं गेस द नंबर, तो यूजर ने कुछ नंबर गेस किया। अब हम एक वाइल लूप रन कर रहे हैं। वाइल लूप हमेशा रन करता रहेगा, रन करता रहेगा, रन करते रहेगा जब तक ट्रू है। अगर किसी भी पॉइंट पर गेस की वैल्यू क्विट के इक्वल हो जाती है, मतलब यूजर क्विट कर देता है, तो उस केस में प्रिंट कर देंगे यूजर ने क्विट कर दिया, तो ब्रेक कर दो। लेकिन अगर यूजर ने क्विट नहीं किया पर उसने सही गेस कर लिया, उस केस में भी क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे यू आर राइट, कंग्रेचुलेशंस। पर उस केस में भी हम ब्रेक कर देंगे, मतलब आपने सही गेस कर लिया, तो अब हम इस लूप से, इस गेम से बाहर निकलने वाले हैं। लेकिन अगर यूजर ने गलत गेस किया एल्स वाले केस में, तो हम उसको बताएंगे योर गेस वाज रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन। तो वो क्या करेगा, दोबारा गेस करेगा एंड दोबारा वाइल लूप में वापस जाकर दोबारा से गेस की सारी कंडीशंस हमारी चेक होंगी। तो इतने पार्ट को अभी के लिए रन करते हैं। एंटर द मैक्सिमम नंबर, लेट्स सपोज हमने 10 एंटर किया, तो कोई रैंडम नंबर इंटरनली जनरेट हुआ होगा। अब मुझे गेस करना है क्या है मेरा रैंडम नंबर। मैं गेस कर रही हूँ मेरा रैंडम नंबर 1 है, तो इसने बोला योर गेस वाज रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन। अब मैंने गेस किया मेरा रैंडम नंबर 2 है, तो कंग्रेचुलेशंस यू आर राइट। यहाँ पर हम ये भी ऐड कर सकते हैं कंग्रेट्स यू आर राइट, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कंग्रेट्स रैंडम नंबर वॉज, और यहाँ प्रिंट करवा सकते हैं अपने रैंडम की वैल्यू। अब इसे दोबारा से करते हैं रिफ्रेश। एंटर द मैक्सिमम नंबर, मेरा मैक्सिमम नंबर है 10। मैंने एंटर किया 1, तो कह रहा है यू आर रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन। तो मैंने एंटर किया इस बार 2, तो दोबारा से रैंडम नंबर 2 जनरेट होकर आ गया। दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। इस बार मैंने एंटर किया मैक्सिमम 10। मैंने एंटर किया 1, यू आर रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन। 2 एंटर किया, इस बार भी मैं गलत हूँ। 3 एंटर किया, इस बार भी मैं गलत हूँ, 3 भी नहीं है नंबर। 4 एंटर किया, 4 भी नहीं है नंबर। 5 एंटर किया, 5 भी नहीं है नंबर। 6 एंटर किया, 6 भी नहीं है। 7 एंटर किया, 7 भी नहीं है। 8 एंटर किया, तो 8 पे इसने बता दिया यू आर राइट, कंग्रेचुलेशंस, रैंडम नंबर वाज 8। तो इस तरीके से मेरा एक गेम टाइप क्रिएट हो गया है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक रेंज एंटर करते हैं। तो हमने कोई भी मैक्सिमम नंबर एंटर कर दिया, रेंज एंटर कर दी, रैंडम नंबर जनरेट हो गया। अब मुझे गेस करना है कि वो रैंडम नंबर सही है या नहीं। अब यहाँ पर इस गेम को और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक पहले इसका फ्लॉ देखते हैं गेम का। अगर हमने जो मैक्सिमम नंबर एंटर किया वो 100 है, इसे हम एंटर करेंगे, तो अब मेरे पास रेंज जो है गेस करने के लिए वो 1 से लेकर 100 तक बहुत बड़ी रेंज है। उसमें अगर मैं 1 से स्टार्ट करूं, वैसे इस केस में तो 1 ही आ गया रैंडम नंबर, पर जनरली अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो ज़रूरी नहीं है कि इतनी जल्दी हमें हमारा नंबर मिल जाएगा। तो हो सकता है मेरा नंबर अगर 99 हो, तो क्या मैं 1 से लेकर 99 तक नंबर्स को एंटर करूं, तो 1 से लेकर 99 तक की जो रेंज होगी वो बहुत बड़ी रेंज होगी। तो हम क्या करेंगे, अपने गेम के अंदर हम हिंट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी हम यूजर को हिंट देंगे। कैसे हिंट देंगे, लेट्स सपोज मैक्सिमम जो यूजर ने एंटर किया वो था 100 और अब रैंडम नंबर 75 जनरेट हो गया, तो हमारा जो रैंडम है उसकी वैल्यू है 75। तो यूजर अगर हमारे पास लेट्स सपोज 60 एंटर करता है, तो हम यूजर को इतना सा हिंट दे देंगे कि आपने जो नंबर एंटर किया है वो स्मॉल है, मतलब आपने थोड़ा सा स्मॉल नंबर एंटर किया है, तो आप थोड़ा सा लार्जर नंबर एंटर करो। तो वो हिंट मिल गया कि 60 है तो आप 75 की तरफ जाने की थोड़ी सी कोशिश करो। अगर लेट्स सपोज यूजर ने एंटर किया 85, तो उस केस में हम यूजर को हिंट देंगे कि आपने थोड़ा सा लार्ज नंबर एंटर कर दिया है, आप थोड़े से छोटे नंबर की तरफ जाओ। तो इस तरीके से 2 तरीके के हिंट हम देंगे यूजर को। अगर यूजर छोटा नंबर एंटर करता है रैंडम से, तो हम उसको हिंट देंगे कि आपने इफ यू हैव एंटर्ड अ वेरी स्मॉल नंबर प्लीज एंटर अ लार्जर नंबर। और अगर थोड़ा सा लार्ज नंबर एंटर करता है तो फिर भी हम हिंट देंगे। तो हम हिंट्स इंट्रोड्यूस करेंगे अपने गेम के अंदर। कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पर इफ कंडीशन चेक करवाने के बाद एल्स से पहले हम चेक कर सकते हैं इफ, यानी ये वाली जो एल्स कंडीशन है इसको अभी के लिए कमेंट आउट करके थोड़ा सा हटा देते हैं। यहां पर हम लिखेंगे एल्स इफ, अगर गेस रैंडम के इक्वल है तब तो प्रिंट हो जाएगा यू आर राइट, ब्रेक। लेकिन अगर जो हमारी गेस है वो रैंडम से छोटी हो जाती है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम प्रिंट करवा देंगे console.log योर गेस वॉज टू स्मॉल, या इनफैक्ट यहीं पर हम अपना एक प्रॉम्प्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहां पर हम एक प्रॉम्प्ट क्रिएट कर सकते हैं, योर गेस वॉज टू स्मॉल प्लीज ट्राई अगेन। तो इससे क्या होगा, दोबारा से यूजर एक और नंबर गेस कर पाएगा और इस बार यूजर को पता होगा कि मैंने बहुत छोटा नंबर गेस किया, तो इस बार मुझे बड़ा नंबर एंटर करना है। एंड उसी तरीके से एल्स
यहाँ पर हम एल्स इफ भी कर सकते हैं और एल्स भी कर सकते हैं। एल्स इफ में क्या होगा, एल्स इफ में होगा बेसिकली गेस अगर रैंडम से बड़ी हो जाती है। एक केस हो गया गेस इज इक्वल टू रैंडम, एक केस हो गया गेस इज लेस देन रैंडम, एक केस हो जाएगा लास्ट केस जो बचेगा कि गेस इज ग्रेटर देन रैंडम। उस केस में हम प्रिंट करवाएंगे योर नंबर वॉज टू लार्ज। तो दोबारा से हम यूजर को बोलेंगे प्लीज ट्राई अगेन। इसको कर लेते हैं सेव एंड इतने पार्ट को अब हम हटा सकते हैं। तो सेव कर लिया। क्या चेंज किया हमने इस बार, अगर गेस हमारी रैंडम से छोटी है तो यूजर को बता दिया बहुत छोटा नंबर है आप दोबारा ट्राई करो, और अगर बड़ी है तो बता दिया बहुत बड़ा नंबर है आप दोबारा ट्राई करो। तो इससे यूजर को हिंट मिल जाएगा, या इनफैक्ट यहां पर हम लिख भी सकते हैं हिंट, इसको कर देंगे हिंट। सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो एक बार इस गेम को हम क्विट कर लेते हैं। तो अब शुरुआत से हमने स्टार्ट किया है एंटर द मैक्सिमम नंबर। इस बार जो नंबर मैं एंटर कर रही हूँ दैट इज 100। अब कह रहा है गेस द नंबर, तो मैं क्या करूंगी, मैं मिडिल का नंबर गेस करने वाली हूँ। मैंने 50 गेस किया। ये कह रहा है आपका नंबर बहुत स्मॉल है प्लीज ट्राई अगेन। तो मैं इस गेम को अब लॉजिकली थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। मैंने क्या एंटर किया था, मैंने 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स मांगे हैं। अब उसमें कोई रैंडम नंबर होगा जो जनरेट हुआ होगा। मैंने एंटर किया 50 के लिए कह रहा है बहुत छोटा है, स्मॉल। तो अब मुझे पता है मेरा जो नंबर है वो 50 से 100 की रेंज में एग्जिस्ट करता है, 50 से 100 की रेंज में। तो अब मैं 50 से 100 के बीच का कुछ एंटर करूंगी। आई एंटर 75 के लिए कह रहा है योर गेस वाज टू लार्ज। तो 75 को क्या कह रहा है, आपका नंबर बहुत बड़ा था। तो अब मुझे पता चल गया 50 से तो बड़ा है और 75 से छोटा है मेरा नंबर। तो 50 से 75 की रेंज का कुछ नंबर मुझे एंटर करना है। तो मैं एंटर करने वाली हूँ 60 के लिए कह रहा है योर गेस वाज टू स्मॉल। तो 60 के लिए कह रहा है आपका नंबर जो है काफ़ी स्मॉल है, मतलब नंबर मेरा 60 से बड़ा है। तो नंबर 60 से लेकर 75 की रेंज में कहीं पर आ रहा है। तो इस बार मैं एंटर करूंगी 70। एंटर किया तो इस बार कह रहा है योर गेस वाज टू लार्ज, यानी 70 के लिए कह रहा है कि आपका नंबर काफ़ी बड़ा था। तो मुझे पता है 70 अगर काफ़ी बड़ा हो गया और 75 भी बड़ा हो गया तो मेरा नंबर 60 से 70 के बीच में कहीं पर है। 60 से 70 की रेंज में मुझे नंबर चाहिए। तो इस बार मैं 65 एंटर कर दूंगी। एंटर किया तो मुझे कह रहा है यूर राइट कंग्रेचुलेशंस रैंडम नंबर वो 65। तो इससे क्या हो गया, यूज़र को हिंट मिल गया कि उसे अब थोड़ा सा बड़ा नंबर एंटर करना चाहिए या थोड़ा सा छोटा नंबर एंटर करना चाहिए। और इसको गेम को सॉल्व करने का एक लॉजिकल तरीका भी है कि सिंपली 1 से लेकर 100 की बजाय हर बार क्या करो, मिडिल नंबर एंटर करने की कोशिश करो। मिडिल नंबर एंटर करेंगे तो सबसे जल्दी हम इस गेम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिडिल नंबर ये जो एंटर करने की टेक्निक होती है इसको बेसिकली हम बाइनरी सर्च कहते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर बाइनरी सर्च से सिमिलर टेक्निक होती है, ऑल्दो उतना ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे प्रोग्रामिंग के यहाँ पर। अब एक और मैं ट्राई ले सकती हूँ गेम की, इनफैक्ट आप भी ट्राई कर सकते हैं गेम में। रिफ्रेश अगर हम करें और लेट्स सपोज मैंने ट्राई किया 10 के साथ, तो 10 के लिए मुझे कह रहा है गेस द नंबर। तो मैं क्या करूँगी, मिडिल वाला नंबर एंटर करूँगी। तो मुझे कह रहा है 5 मैंने एंटर किया एंड गेम मुझे कह रहा है ये नंबर बहुत छोटा है, स्मॉल है। तो इसका मतलब है मेरा नंबर 5 से 10 की रेंज में है, यानी 6 से 10 की रेंज में है, 5 से 10 की रेंज में है। तो इस बार मैं एंटर करूँगी 7। मैंने एंटर किया तो कह रहा है योर नंबर वॉज लार्ज, यानी 7 को कह रहा है 7 इज़ टू लार्ज। तो इसका मतलब है मेरा जो नंबर है वो 6 से लेकर 7 की रेंज में है। अब इसने 5 को बहुत स्मॉल कह दिया और 7 को बहुत लार्ज कह दिया, तो ऑब्वियसली मेरा जो नंबर होने वाला है इस बार, आई होप सबने गेस कर लिया होगा, इट्स द नंबर 6। जैसे ही मैं 6 को एंटर करूंगी वैसे क्या बोलेगा, यू आर राइट कंग्रेचुलेशंस रैंडम नंबर वो 6। तो इस तरीके से एक काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम हमने बिल्ड कर दिया है। और हम इस गेम के साथ थोड़ा सा HTML CSS को भी जोड़ सकते हैं टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, टू मेक इट मोर विजुअल। बट जस्ट यूजिंग जावास्क्रिप्ट एक काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम को हमने क्रिएट कर दिया। आप इस गेम को खेल सकते हैं। यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स टू प्ले इट, यू कैन आस्क योर ब्रदर और सिस्टर टू प्ले इट। एंड आई होप इस गेम का पूरा लॉजिक हमें समझ में आया होगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने वाइल लूप को यूज़ करना सीखा अच्छे से, और हमने प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करना सीखा, पर उससे भी ज़्यादा हमने अपने math.random से रैंडम नंबर्स को जनरेट करना सीखा। तो आई होप कि ऑब्जेक्ट लिटरल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें अच्छे से समझ में आया होगा। मैथ ऑब्जेक्ट जो है उसको हम अच्छे से देख गए होंगे, उसको सीख गए होंगे यूज़ करना। एंड इसके बाद भी हम काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर।